अंदर जैसे आप जाते जाओगे जहाँ पर कोयला एक्चुअली निकाला जाता है, वहाँ जाते जाते तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये लाइट नहीं हो तो आपको सच में कुछ नहीं दिखेगा अपने आसपास। ऐसे चूहे वो घूम रहे थे नीचे, तो मैंने कहा यार चूहे भी हैं यहाँ पे, तो बोलते हाँ तो ये तो हमारे दोस्त हैं, इनकी वजह से तुम्हें पता चलता है ना कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन है। सरहद पर ही देश सेवा नहीं होती है, अंदर जो है ना सरहद के अंदर, वहाँ पे भी देश सेवा होती है। वो लोग भी रोज अपनी जान पे खेल के जाते हैं कि 100-200 करोड़ अगर आपके पास नहीं है तो आप सीरियसली चुनाव नहीं लड़ सकते। बाबा साहब ने हमको एक बहुत बड़ी चीज दी है, अगर चाहे आप अंबानी हो तब भी एक वोट का अधिकार है, और एक जो व्यक्ति जिसके पास खाने को भी नहीं है उसके पास भी एक ही वोट का अधिकार। सरकारों को भी ये लगता है, उन्हें भी कोई पत्रकार पसंद नहीं है, अच्छा पत्रकार। आप जनता की बात उन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारे लिए तो वैसे भी ये है कि हमको सबसे तेज नहीं होना है, करेक्ट होना है। मुझे याद है 2012 की बात है, हम वुमेन इश्यूज़ पर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए NDTV आ रहे थे, और वो हरियाणा की लड़कियों के बारे में बात थी, और सांगवान नाम सुनकर मैं खुश हो गई थी कि बड़ा अच्छा रहेगा, इंसाइट मिलेगी। आप हम लोग के जो हम लोग रविश सर करते थे, हम लोग का शूट करते थे, तो आप उसमें आई थी और आप खाब के लोगों से पूरा लोहा ले रही थी वहाँ पर अकेले। और उसके बाद जब शूट ख़त्म हो गया उसके बाद हम मिले, फिर मैंने आपको बताया मैं भी हरियाणा से हूँ और मैं भी उसी कम्युनिटी से आती हूँ। एंड थैंक यू फॉर जो भी आपने उस टाइम जो जिस तरह से पूरी बातें कही, सब कही। और मुझे हमेशा ही लगता है कि नहीं, हम लोगों का काम आसान हो गया, कई लड़कियों का, जो हमारे से जो पहले की जो महिलाएं थी जिन्होंने एक्चुअली लोहा ले लिया और जिन्होंने इतना मजबूती से अपनी सारी बातें रखी और सारे आर्गुमेंट्स रखे, तो धीरे धीरे हमारे लिए भी थोड़ी चीज़ें आसान हो गई कि हम आकर बहुत आराम से आज बात कर पाते हैं, बोल पाते हैं, आर्गुमेंट्स कर पाते हैं। जी, हरियाणा की बिटिया इतनी दूर तक जर्नलिज्म करते करते इतनी मशहूर हो गई और इतना एक्सपीरियंस हो गया। और इसके साथ साथ मैंने देखा हरियाणा से बहुत लड़कियां निकली, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स में इतना उन्होंने अचीव किया, और बाकी फील्ड्स में भी मैं देखती हूँ, फोर्सेस में देखती हूँ, पुलिस में पायलट्स बन रही हैं, सब काम कर रही हैं। तो मैं खुश हूँ कि हरियाणा खाप से आगे निकल कर अब उसकी स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में बात कर रहा है, उसकी लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। राइट, एग्जैक्टली यही हुआ है। तो सर्वप्रिया, यू आर फ्रेश फ्रॉम फील्ड्स, हाँ, एकदम कवर करके अभी आई हैं जनरल इलेक्शन इंडिया का। कहाँ कहाँ गई आप? मैं महाराष्ट्र गई, पश्चिम बंगाल गई, उत्तर प्रदेश गई, पंजाब गई, तो 1.5 महीना इन चारों स्टेट में मैं गई और बहुत कुछ देखा, बहुत बहुत नई चीज़ें भी कह सकते हैं कि नई चीज़, क्योंकि मैं 2014 में जब रवि जी के साथ हम घूमे थे, कितनी सारी जगह हमने देखी थी, उनके साथ एक्सप्लोर की थी, और शायद वो पहली बार ही था कि जब मैंने इतनी सब जगह देखी, और अगर वो नहीं लेके जाते तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी देख नहीं पाती, या मैं आज जब मैं गई तो मैं इतनी हिम्मत शायद नहीं जुटा पाती कि नहीं, मैं खुद जाके ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, मुझे मालूम है कौन सी चीज़ें कहाँ जाना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, क्या समझना है। तो हाँ, तो इसलिए वो ऐसा नहीं था, वो डर उस तरह का नहीं था कि यार मैं जा रही हूँ और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतने साल जो आपने सीखा है अपने जर्नलिज्म में तो वो साथ में था। पर हाँ, तो इन चारों स्टेट्स में हम गए और गांव में गए। की स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आए, सारे वही गेम चेंजर सारे गेम चेंजर तो गेम चेंजर स्टेट्स में जब आप गई, आप ये बताइए कि आप कैसे तय करते थे कि किन स्पॉट्स पे आप जाएंगे? एक तरीका तो ये है कि जहाँ बड़ी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ जाना है, एक तरीका वो ये भी है कि जहाँ कोई नहीं जा रहा वहाँ भी जाना है। क्या था आपका जो ब्रीफ था, वो कैसे करना था? मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था द लास्ट मैन। और लास्ट मैन मैंने कहाँ से सोचा था, जो जब हम बड़े हो रहे थे, स्कूल में जाते थे और अपनी किताबों, जो NCERT की किताबें होती थी, उसमें सबसे पहले होता था गांधी जी का तलिस्मान, गांधी जी का जो मंत्र होता था, और उस पर लिखा होता था कि जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम कोई फैसला करने को लेकर अभी सोच रहे हो, तो उस व्यक्ति का चेहरा याद करो जो तुम्हें लगता है बहुत कमज़ोर है, गरीब है, जिसको तुमने देखा, उसके बारे में याद करो, और फिर सोचो कि जो फैसला तुम करने जा रहे हो, जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, उससे उसका क्या भला होगा। तो जब मैंने भी यही सोचा अपने दिमाग में वो हमेशा गांधी जी का तलिस्मान हमेशा दिमाग में रहा। और जब मैं रिपोर्टिंग करने गई तो वही तलिस्मान उस टाइम मेरे दिमाग में था कि उस व्यक्ति को याद करके जो शायद मैंने कभी इन सालों में देखा है जर्नलिज्म के दौरान,
कि जो मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, जो मैं काम करने जा रही हूँ, उससे उसका क्या भला होगा। तो इसलिए उन्हीं के बारे में मुझे लगा कि जब मैं जाऊँ फील्ड पे तो इन्हीं लोगों से मिलूँ और इन्हीं लोगों से पूछूँ कि वो क्या है। दूसरा, मेरा मन कभी ये मानने को तैयार नहीं था कि इस वक्त जो देश में जो एक हमें जो मीडिया में चीज़ें सुनाई देती हैं ना, एक ही तरफा बातें सुनाई दे रही थी, जैसे सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है या जैसे सिर्फ राष्ट्रवाद की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सारे मतलब लोगों को शायद लग रहा था कि सिर्फ यही इस देश की आवाज़ है। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये देश की आवाज़ है। मुझे लगता था ये देश इतना विविधता से भरा है, इतने अलग अलग विचार हैं यहाँ पे, ये एक तरफा नहीं हो सकता है। और उसके भी कुछ रीज़न थे ये समझने के, लेकिन इसलिए मैं सोच रही थी कि अब उन लोगों को आवाज़ दी जाए जो इस शोर में दब गई हैं। तो उन लोगों के पास जाया जाए, उनसे पूछा जाए और उनको सामने लाया जाए कि देखिए जो मैं सोच रही हूँ क्या यही एक्चुअली इंडिया, आप ये नहीं जो आपको मीडिया में समझ आ रहा है, जो सब लोगों को लग रहा है। इवन वो भी आप ये समझिए कि वो लोग भी जो थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट माने जाते हैं, उनको भी ये लग रहा था कि सारा देश यही हो गया है, बिल्कुल यही है। लेकिन ऐसा नहीं था। और वो बात सही साबित हुई जब हम गए और हमने लोगों से बात की। आप अगर वो रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें समझ आएगा कि नहीं, मतलब एक पश्चिम बंगाल में बैठी हुई एक औरत जो दलित समुदाय से है, मुतुआ कम्युनिटी से है, Yes. और वो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे 40-50 साल पहले, घरों में काम करती है, अपने घर आंगन पे की सीढ़ियों पे बैठ के मुझसे बात कर रही है और मुझे बता रही है कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने घर बनाया है। उनके पति, उनका बेटा मजदूरी करने जाते हैं, उनका बेटा तो गुजरात जाता है मजदूरी करने, और अभी 10 दिन पहले ही बेटी की शादी की है, बहुत कर्ज हो गया है सर पे, और बैठे हुए वो एकदम से अपने उस शून्य में चली जाती हैं, बोलते बोलते सोचते। फिर मैंने उनको हाथ रखा तो हंसने लगती हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या चाहती कि सरकार क्या करे, तो उन्होंने कहा कि मैं बस शांति चाहती हूँ, मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो सरकार से सिर्फ शांति मांग रहा है। उसने कहा मुझे सिर्फ शांति चाहती हूँ, मुझे मारा मारी काटा काटी नहीं पसंद है। और बिना मेरे प्रॉम्प्ट किए, बिना मेरे उनसे कुछ पूछे, उन्होंने खुद ही बोला हम रात को 11 बजे भी बाहर निकल सकते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, और मैं भी आराम से बाहर निकलती हूँ, हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। इधर मुसलमान रहते हैं, इधर मुसलमान रहते हैं, यहाँ के मुसलमान अच्छे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जबकि मैंने उससे सवाल भी नहीं पूछा, पर उन्होंने खुद कहा। तो कहीं ना कहीं जो देश में सुन रही थी वो हो रहा था, उनका मन किया कि मुझे माइक पे बताएं ये बात। उन्होंने बताया, और एक्चुअली वो महिला आपने जब कहा कि वो बांग्लादेश से आई तो मैं समझी वो मुसलमान हैं। वो हिंदू थी, बांग्लादेशी हिंदू थी वो। और तो उन्होंने ये सब बातें कही कि मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं, अपने आप, और यहाँ के मुसलमान अच्छे हैं, अच्छे, मतलब इस तरह की बातें कर रही थी। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग मिले। उत्तर प्रदेश में एक मिले अस्थाना जी, उनका नाम ऐसे याद रहेगा, बल्कि वो अब फेमस हो चुके हैं, वो उनकी रील इतनी वायरल हो चुकी है। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि उनके साथी ने बोला कि नहीं ये वैसे भी पॉलिटिशियन फिर बाद में वही हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं, ये सब चलते रहता है। फिर मैंने उनसे पूछा अस्थाना जी से कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है क्या? बोलते हाँ है। तो मैंने कहा कि ये इससे नुकसान हुआ है कि क्या? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नुकसान हुआ है, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, देश के स्तर पे। और उन्होंने जो बोला कि मैं आपसे 40-50 साल पहले चले जाइए, हमारे यहीं एक राजेश द्वारा था, कोई नाम, जगह का नाम था द्वारा, तो वहाँ पर रामलीला होती थी। अगर 40 हिंदू आते तो 60 मुसलमान आते थे। लेकिन अब जो नेताओं ने हालत ये कर दी है कि वहाँ पे अब जाने में डर लगता है कि कहीं कोई विवाद ना हो जाए, कोई नहीं आता। हमने तो अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो जब उनके वो सजदे निकलता था या उनके जो वो निकलता था, जुलूस निकलता था, ताजिया निकलता था, तो खुद झाड़ियाँ साफ करते थे पहले, ताकि उनको निकलना है यहाँ से। तो हमने तो ऐसे सब करते हुए देखा है। और लेकिन आज देखो ये हालत हो गई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो एक्चुअली पॉलिटिकल वोटर कहाँ के थे। मैं नहीं बताना चाहूँगी कि इनकी वोटिंग प्रेफरेंस क्या थी, पर उनका विचार ये था। उन्होंने इतने तगड़े तरीके से कहा, इतने मजबूत तरीके से कि एक्चुअली, और वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि मुझे हैदराबाद, तेलंगाना से लोग, मेरे जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर्स, वो भेज रहे हैं कि ये यहाँ पर भी वायरल है। तो ये कहीं ना कहीं लोग अगर उसे रिलेट करें तो यानी कि लोगों का विचार तो ये है ना, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों का ये विचार है, जो वो अस्थाना जी कह रहे थे। लाखों करोड़ों लोगों का विचार हुआ जो वो महिला कह रही थी, मुतवा समुदाय से जो थी, वो बांग्लादेशी हिंदू जो थी। तो कितने ही लोगों का मैं बोलूँ, उस पूरे 8 एपिसोड्स किए उसके द लास्ट मैन के, वो जो आखिरी अंतिम व्यक्ति तक आप गए हो। सोचिए, एक पारधी समुदाय है जो डिनोटिफाइड ट्राइब है, जिनके भी डिनोटिफाइड ट्राइब उन लोगों को कहते हैं जो मतलब
मान लिया गया अंग्रेज़ों के समय में, उनको नोटिफाइड ट्राइब नाम दिया कि अगर वो जन्म से ही क्रिमिनल्स हैं, है ना। तो बाद में जब राज हटा और उसके बाद तो ये उनको डिनोटिफाइड ट्राइब बना दिया गया कि नहीं, ये किसी को भी इस तरह से मानना कि जन्म से कोई अपराधी है तो गलत ही हुआ ना। वो टेंट में रहते गर्मी में, आप देख रहे हैं ये हीट वेव, लोग हीट वेव की बात कर रहे हैं, वो अपना वो प्लास्टिक का टेंट लगा के वो लोग इधर रह रहे हैं उसी उन जगहों पे। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे जीवन बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, कहीं कहीं भेजा हुआ है किसी किसी रिश्तेदार के पास, अगर कोई किसी शहर में रहे तो वो जाके 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक ही जिसकी बाइक पे मैं बैठ के गई, वो 10th क्लास में था, उन्हीं में से किसी का बच्चा था जो कहीं अपने चाचा चाची के पास रह रहा था और पढ़ रहा था। और लेकिन वो ऐसे हालात में रह रहे हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा होता है। और उसके बाद उन लोगों ने फिर वो, और ये भी नहीं कि सिर्फ वो मांग रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे थे तहसील में 2 महीने से जी। 2 महीने से तहसील में आंदोलन कर रहे हैं कि हमको ज़मीन दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन चाहिए, हम खेती वेती करके कुछ कमाएंगे तो कुछ करेंगे तो सही। तो क्या नहीं था मतलब पूरी यात्रा में जो बताने के लिए। तो यही मेरा कहने का मतलब ये था कि जो सोच मैंने सोचा था कि द लास्ट मैन कैसे बना, और फिर हम लास्ट मैन तक पहुँचे। और जो मेरे मन में विश्वास था कि जो मीडिया में दिखता है, जो हमें अपने आसपास सबके तरफ से सुनाई दे रहा है, वो मुझे लगता भारत वो नहीं है। भारत में अभी भी बहुत गुंजाइश बची हुई थी और थी, वो जो साबित हुई अभी भी आप समझ रहे कि इस इलेक्शन के नतीजों ने शायद ये साबित कर दिया है कि सब एक तरफा नहीं सोच रहे हैं, सब अपनी अपनी वजहों से सबने अपना अपना मत दिया, और यही लोकतंत्र है। कोई एक तरफा कुछ नहीं था इसमें। जब मैं आपकी रिपोर्ट्स देखती थी इतना दिल पसीजता था। वो जो कोल माइंस वाली रिपोर्ट थी, दैट वाज अमेजिंग। आपने जो जिक्र किया वो तो वायरल ही है, वो कई बार मैंने देखी, एक बार नहीं देखी अस्थाना साहब वाली कई बार देखी है। फिर जो अलग अलग जगहों पर आपने जाके ये चुनाव करना कि कहाँ जाएंगे, इसका हक़ आपको दिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने? आप खुद तय कर सकती हैं या कोई बताता है? ये बहुत अच्छी बात आपने सवाल पूछा। और एक्चुअली मुझे इतना इंडिपेंडेंस दिया इस बारी मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने कि मैंने बस उनको ये बताया था कि मुझे इलेक्शन रिपोर्ट करना है इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझसे कॉन्सेप्ट नोट मांगा, वही जो मैंने आपको बताया, वही कॉन्सेप्ट नोट मैंने मेल पे लिख के दिया। उनको पसंद आया, जाओ मैं महाराष्ट्र जा रही हूँ। मैंने अपने आप से कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे रैंडम कॉन्स्टिट्यूंसीज मैंने सेलेक्ट की। मैंने कुछ नहीं सोचा था कि इसी में ही जाना है, यहाँ पे क्यों जाना है, मुझे नहीं पता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में का पिछले कई साल से कौन जीत रहा है, नहीं जीत रहा है, क्या वोटिंग ट्रेंड है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एकदम बहुत ही रैंडम कॉन्स्टिट्यूंसीज चूज़ की। तो उन्होंने वो पूरा इंडिपेंडेंस दिया। वो इस बारी तो मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं पड़ा। मैं महाराष्ट्र जा रही हूँ, मैं वहीं से ही 1 दिन में शूट करती थी, 1-1.5 दिन में एडिट करके, तो वहीं से एडिट करके यहाँ पे भेज देती थी। तो ऐसे ही पूरा काम हुआ है। जब आप माइंस वाला कर रही थी और थोड़ा अंदर भी आप गई ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। इसलिए मेरे जहन में ये सवाल था कि मुझे आपसे पूछना है कि भाई ये उनको पता नहीं था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता था कि हम ऐसे नीचे जाने वाले हैं। और अगर उन्हें पता होता तो पूरा रिस्क असेसमेंट का फॉर्म भरना होता है। जी, मैं मेरा सवाल ही इसी से रिलेटेड था कि भाई मैं परेशान हो रही थी सोच करके कि ये क्या कर रही हैं, कि इतना रिस्क ले रही हैं। शिवा जी, वही है कि बात यह है कि आप जैसे जब ग्राउंड पे जाते हो और अगर आप एक सही नीयत से जाते हो। मेरे कलीग ने ही मुझे बड़ी अच्छी बात कही, जो BBC मराठी का कलीग है श्रीकांत। तो उसने कहा कि एक्चुअली हमको कैसे चीज़ें मिल जाती हैं, या हमको कैसे वो चीज़ें मिल जाती हैं जो लोग खोज रहे होते हैं। हम इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि हमारी नीयत सही है। हम इस नीयत से नहीं जा रहे कि हमें कुछ वायरल कुछ मिल जाएगा, कोई हम कुछ ऐसे कर देंगे। हमारी नीयत, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ही ये था, नीयत ही ये थी, और अपने आप ही ऐसे लोग मिलते गए। आप ग्राउंड पे जाते हो, आपको चीज़ें मिल गई। अब ग्राउंड पे गए और हमको बाई चांस कोल माइंस का एक्सेस मिल गया हमको जाने के लिए, हम चले गए। और इसलिए वो वक्त ही नहीं था कि हम पहले बताते कि हमको यहाँ जाना है और उसका ये रिस्क हो सकता है। हालांकि इतना रिस्क होता तो, अगर होता तो मेरे ख्याल से तो फिर उन मज़दूरों को भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि भाई वो रोज़ जाते हैं वहाँ पर, है ना। तो इतना भी रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, जाकर लगा कि एक्चुअली कैसे लोग रोज़ इस अंधेरे में उतरते हैं, रोज़ उस अंधेरे में, रोज़ उस घुटन में, रोज़ उस गर्मी में, और सिर्फ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। मतलब शुरुआत में थोड़ी लाइट होती है, वेंटिलेशन भी होता है, लेकिन अंदर जैसे आप जाते जाओगे जहाँ पर कोयला एक्चुअली निकाला जाता है, वहाँ जाते जाते तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये लाइट नहीं हो तो आपको सच में कुछ नहीं दिखेगा अपने आसपास। और अगर आप सिर्फ ऐसे शून्य में से अंधेरे में देख रहे हो कि यार वहाँ तक कैसे जाऊँ, मतलब कोई क्यों जाना चाहेगा वहाँ पे, लेकिन लोग जाते हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि कोविड में एक भी दिन
हमारी कोल माइंस बंद नहीं हुई, और हम सब लोगों के लिए तो सब कुछ बंद हो, वर्क फ्रॉम होम हो गया, सब कुछ हो गया, कोल माइंस बंद नहीं थी। कोल माइंस बंद हो जाती, इस देश की बिजली कहाँ चली जाती? हम लोगों को क्या होता? खुद जो लोग गर्मी में अपनी जान पे खेल के उतरते हैं ताकि हमको ये एसी वेसी की हवा मिलती है। तो वो करने का भी मेरा जो एक मेरा जो इंटेंशन ये थी कि लोगों को समझ आए कि सिर्फ सरहद पर ही देश सेवा नहीं होती है, अंदर जो है ना सरहद के अंदर, वहाँ पे भी देश सेवा होती है। वो लोग भी रोज़ अपनी जान पे खेल के जाते हैं, और उनकी हालत ये है कि अब जो ठेका मजदूरी जो बढ़ गई है इस देश में, उन पे भी वही ठेका मजदूरी हो रही है। जिन लोगों ने एक्चुअली इस देश के इकोनॉमी को स्थायित्व दिया है, स्टेबिलिटी दी है, उन्हीं की नौकरियां ही अब अस्थायी हो गई हैं, ठेका मजदूरी बढ़ने लग गई है इतनी ज़्यादा। अगर आप तो मान लीजिए कोल माइन के कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं, मतलब परमानेंट जॉब है, तो फिर भी आपको काफ़ी सारे अच्छे पर्क्स मिलते हैं, या आपको अच्छा ठीक ठाक आपकी सैलरी कई सालों के बाद अच्छी ठीक ठाक हो जाती है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब मिलता है। लेकिन आप ठेका मजदूर हैं, तो अगर आपको कुछ हो गया, क्योंकि कई सारी नोटिफाइड डिजीजेज होती हैं, और अगर आपको उनमें से कुछ हो गया तो ठेका मजदूर के लिए कुछ नहीं है, आप मर भी गए तो भी कुछ नहीं है। नोटिफाइड डिजीज में भी नहीं है। मतलब कितने लोगों को ये जो माइंस के काम है, हमने तो खैर यूरेनियम माइनिंग की भी स्टोरी की है पहले, और भी जगहों पे कई तरह की माइंस उसमें होती हैं लोगों को डिजीज, एक लंबे टाइम तक आप काम करते रहते हैं, तो उसका कुछ नहीं है, उनको कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो ठेकेदार अपने आप समझेगा। तो ये जान की कीमत है, जो लोग अपनी जान पे खेल के हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कोशिश थी कि शायद लोगों को समझ आए कि हम उनकी भी परवाह करें। उनको डायरेक्टर से ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो अपनी जान पे खेल करके इस देश की पूरी सिस्टम को चला रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब मैंने उनसे पूछा, ऐसे चूहे वो घूम रहे थे नीचे, तो मैंने कहा यार चूहे भी हैं यहाँ पे, तो बोलते हाँ तो ये तो हमारे दोस्त हैं। दोस्त कैसे? बोलते कि नहीं, इनकी वजह से तुम्हें पता चलता है ना कि अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मतलब ठीक है। ऐसे छोटे छोटे लैंप्स होते हैं, तो ऐसे से करके पहले धीरे धीरे उसको लेके जाते हो, लैंप होता है ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके दूर से ऐसे करके जाते हैं। अगर वो लैंप अगर बुझ गया तो यानी कि ऑक्सीजन नहीं है ना। तो ये इतनी भी हालत होती है। अब वो कई चीज़ें तो हम दिखा नहीं पाए ना, कई चीज़ तो हम नहीं दिखा सकते या हम नहीं बता सकते, वो लोग नहीं बोलेंगे कैमरा पे, लेकिन सच बात है कि सच में ये बहुत ही वैसा काम होता है। पता नहीं कितने लोग चले भी जाते होंगे, किसी को क्या पता चलता है, कहाँ आता है मीडिया में, आप कब कितने लोगों को सुनते हैं। तब आया था जो मीडिया में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, तो कई लोग फंस गए थे खदान में कहीं पे, वो उत्तराखंड बचाने वालों के घर भी फिर बाद में तोड़ दिए गए। देखिए, तो ये है मतलब जो लोग आपके लिए जान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी भी ये कीमत है इस देश में। तो वो समझना चाहिए, यही एक्सप्लोरेशन है इस देश की, अगर आप देखना चाहिए। और मीडिया का ये काम है कि वो दिखाएं, ये एक्सप्लोर करके आप लोगों तक पहुंचाए जो अपने घर में बैठे हैं टीवी चला के। पर वो सब ख़त्म हो गया है, वो है नहीं लोग उधर, उनके बारे में कोई बात नहीं। इसलिए लोग इतने, कई लोगों ने तो यही बताया कि कभी मीडिया आई ही नहीं है हमारे पास इस जगह पे नहीं, इस गांव में कभी कोई आया ही नहीं है। जबकि आप सोचिए अभी तो मीडिया कितनी हो गई, कितने चैनल्स, नेशनल चैनल्स अलग हैं, लोकल चैनल्स अलग हैं, यूट्यूबर्स इतने हैं, मैगजीन्स, अखबार, पता नहीं क्या क्या है, तभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं मीडिया वाले। मेन स्ट्रीम मीडिया से रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई है। रिपोर्टिंग सिर्फ ग्लैमरस इवेंट्स की होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जहाँ कोई बड़ा नेता जाएगा, प्राइम मिनिस्टर या नेता विपक्ष या होम मिनिस्टर जाएगा, बस उसकी मीडिया रिपोर्टिंग होगी। शिवा जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग देखते नहीं इन सब चीज़ों को। मेरा एक्सपीरियंस अब तक ये रहा है कि जब भी आपने इस तरह की रिपोर्ट की हैं, हमेशा लोगों ने इतना देखा है, इतना ज़्यादा सराहा है उन चीज़ों को, उन लोगों के प्रति एक्चुअली उनका सपोर्ट करने को तैयार हुए हैं, सहानुभूति दिखाई, सब कुछ है। तो यानी कि लोग देखना तो चाहते हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोगों को ये चीज़ ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम। हमने जब यूरेनियम माइनिंग की स्टोरी की थी 2018 में, तो मुझे याद है कि वो हमारे पूरा दिन 24 घंटे तक टॉप स्टोरी रही थी हमारे यहाँ पर वेबसाइट पे। हमने उसको फेसबुक पे लगाया तो 2 मिलियन उसका व्यूज़ था, और लोगों के कमेंट्स पढ़िए, लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है यार, लोगों को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो आप, या उनको कैंसर हो रहे हैं, उनके बच्चे स्टिल बॉर्न हो रहे हैं, मतलब पैदा होते ही मरे जा रहे हैं, क्या है ये? कैंसर बेल्ट्स हैं ये सारे एरिया, हमारे देश के कैंसर बेल्ट हैं। तो लोगों को देखते हैं लोग सहानुभूति, लेकिन क्यों नहीं आप बंद हो गया रिपोर्टिंग? वो मुझे लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल ही हो गया। बिजनेस मतलब आपको पैसा खर्चना कम है, कमाना ज़्यादा है।
एक तो ये है, ये बहुत सामने की बात है। दूसरी बात ये है कि जो सरकार की सहायता करने के लिए मीडिया अब अपने आप को केंद्रित कर चुका है या चरणों में जा चुका है, वो अगर आम आदमी की, आखिरी आदमी की ये कहानी दिखाएगा तो आम जनता मांग करेगी ना सरकार से कि आप इनके लिए कुछ करिए। बिल्कुल। तो वो जो सरकार बिलियनियर्स की सेवा कर रही है वो नहीं कर पाएगी। बिलियनियर्स के ही चैनल हैं, तो हमारा पॉलिटिकल क्लास और हमारा कॉरपोरेट मीडिया दोनों ही गुलाम हैं जिस बिलियनियर के, वो उसके एजेंडे को सर्व करेंगे। तो ये तो वही आपको पता ही है, सस्ते श्रम का देश कहा जाता है, जैसे बड़ा कोई गर्व की बात हो, है नहीं कि लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे इसलिए इतनी कंपनियां, सस्ता श्रम है यहाँ पे, बड़े गर्व की बात है। क्या गर्व की बात है? आप करिए सस्ता श्रम, जिनको लग रहा है, जिनको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कर लीजिए ज़रा, 20 रुपये में या 100 रुपये दिन का कमा लीजिए। सस्ता श्रम इतना हो गया कि ऑटो वाला, मतलब मैं भूल नहीं सकती हूँ, मैं इतना उस ऑटो वाले लड़के के ने जब बोला है मुझे कि उसके सपने मर गए हैं और उसने अपनी पूरी कहानी बताई, मैं इतना रोई हूँ वहाँ पे उस स्टैंड पे खड़े होकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी भी उस लड़के को मैं भूल नहीं सकती हूँ। इतना यंग लड़का, मतलब क्यों उसके साथ ऐसा जीवन में है कि चलो कुछ ऐसे समस्याएं हैं कि पिताजी नहीं रहे, मम्मी बीमार हो गई, ठीक है, उसके सपने मर गए, सब है, लेकिन आज भी तो क्या कर रहा है? 200-300 रुपये दिन का कमा रहा है वो कह रहा है मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या तो इसमें खर्चूँ, क्या मैं इसमें बचाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता है। और जिस तरह से उसने अपनी उसकी आंखों में आप उदासी देखते तो कौन नहीं रोएगा उसमें। उसने कहा कि नहीं, मेरा तो जो सपना था आर्मी जाने का वो तो बहा दिया मैंने, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ मैडम आपसे, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई भी हो, हम गरीबों के बारे में बस सोचे, सरकार कोई भी हो, मोदी जी हो, ममता जी हो, कोई भी हो, हमारे बारे में सोचे बस कि हमको कितनी समस्या है। तो ये कितना मुश्किल है। आप अगर एक ऑटो स्टैंड पे जाके लोगों से बात कर लें, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो तो ऐसा भी कोई जगह नहीं है कि क्या बंगाल की मीडिया नहीं जा सकती कि उन लोगों के पास, उनसे नहीं पूछ सकती है कि वो किस हाल में है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, पता नहीं। एबीपी चैनल बंगाल से ही आता है। तो क्यों वो मुझे तो उन्होंने यही कहा, मैं तो कृष्णा नगर के एक ऑटो स्टैंड की बात बता रही हूँ, उसने तो ये कहा कि हमने तो कोई आगे पूछा नहीं आज तक कि क्या है क्या नहीं। तो मैं ये बोले, आप कहते डांस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का पर्व, ये पर्व की तरह ऐसे पर्व मना रहे हो, कैसे पर्व है? मतलब आप लोगों तक जा भी नहीं रहे हो, लोग अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं, लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो पर्व क्या है उसमें, मतलब क्या है उसमें खुश होने वाली क्या बात है? ये ठीक है कि हाँ, कम से कम आज एक व्यक्ति के पास कम से कम एक ही चीज़ है। एक आदमी ने ये वाली बात अच्छी बड़ी बोली थी महाराष्ट्र में, एक गाँव में। उसने कहा था कि बाबा साहब ने हमको एक बहुत बड़ी चीज़ दी है, अगर चाहे आप अंबानी हो तब भी एक वोट का अधिकार है, और एक जो व्यक्ति जिसके पास खाने को भी नहीं है उसके पास भी एक ही वोट का अधिकार है। ये है सही बताए तो मामले में कि जिस पे हम गर्व कर सकते हैं कि हाँ, चाहे आप कितना कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास भी एक ही वोट का अधिकार है, उसके पास भी एक ही वोट का अधिकार है, बस। ये उम्मीद का आखिरी तिनका है। यही है और एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए, यही उम्मीद का सही में तिनका है। ये इस लोकतंत्र को नहीं जाने देना चाहिए इस देश से। यही आपकी पावर, बस यही है कि आपके पास ये है कि वो वोट लगाने का अधिकार है, डालने का, और कुछ नहीं है लोकतंत्र। और कोई आपके पास अगर लोकतंत्र नहीं है, आपके पास कुछ अधिकार नहीं, ना बोलने का, ना अपनी बात रखने का, और धीरे धीरे ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरी बस यही गुजारिश भी थी जब मैंने साइन ऑफ किया लास्ट में, मैंने सबको ये कहा कि बस यही है, जो ये देश बहुत बड़ा है और अपने कैरेक्टर में भी बहुत बड़ा है, अपने चरित्र में बहुत बड़ा है। सिर्फ शोर को सुन के इस देश का भविष्य तय मत मानिए। आप दरअसल बहुत 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 लोग हैं, मतलब कि जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ है इस लोकतंत्र की। तो बस यही है कि वो कोशिश ये है कि उन तक उनकी बात मतलब हम पहुंचा दें। हम कोई वॉइस ऑफ वॉइसलेस टाइप कुछ नहीं है। क्योंकि वॉइसलेस कोई होता ही नहीं है, ये भी उसमें बताने की एक कोशिश है कि कौन है वॉइसलेस। वो एक जो एपिसोड हमने किया डेफ लोगों के साथ किया, यानी कि जो बोल नहीं सकते, उन लोगों के साथ किया, वो भी वॉइसलेस नहीं है, उसके पास भी बात है कहने के लिए। सोचिए, तो जब वो हो सकता है तो फिर हम क्यों किसी के वॉइस ऑफ वॉइसलेस बनने की क्यों कोशिश करें? उनकी अपनी आवाज़ है, बस आपको उनको पहुंचना है तो वो बोलिए बस कि हाँ, उन तक पहुंचिए और उनकी बात सामने लेकर आइए, वो है ना। तो ये है एक्चुअली गर्व करने वाली बात कि डेमोक्रेसी ये है कि जहाँ पे आप अलग अलग लोगों तक जाइए, दूर दूर तक जाइए, आपको कितनी अलग अलग तरह की आवाज़ और कितने अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे।
ऐसे में चक्कल्लस में मत जाइए, जाके चक्कल्लस किसी के आगे माइक अड़ा दिया और कुछ कुछ बकवास कर रहा है, कुछ जोकर गिरी हो रही है, वो नहीं है। वो होंगे, मतलब वो भी देश का हिस्सा होंगे वो लोग, लेकिन फिर आपकी वो गंभीरता खत्म हो जाती है कि आप सच में आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हो, लोगों तक क्या बात पहुंचाना चाह रहे हो, ये हम आपको समझना चाहिए। और जब आपके चारों तरफ ट्रेजेडीज बिखरी पड़ी हों तब आप सिर्फ मजाक और कॉमेडी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल हर वक्त यही करते होंगे, मोदी मोदी, मैं तो मोदी के पैर पड़ लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा। देखा जाए तो हर नेता के नाम लेवाएं शिबा जी, ऐसा आप किसी भी जगह जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही नाम चलता है। ममता बनर्जी के भी बहुत फैंस हैं, उसी तरह भक्त हैं उनके भी, ठीक है। आप उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत लोग प्रेम करते हैं उनसे, उनके भी बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे, राहुल गांधी के भी हैं। तो ऐसा एक ही व्यक्ति का वो नहीं है, वो सब फैन सबके हैं, लेकिन बात क्या पहुंचनी चाहिए लोगों तक, वो एक होना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि क्या जाए? अभी आपने अपने कुलीग का जिक्र किया श्रीकांत का, जो महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने आपको ये कहा कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। ये जुमला बहुत वैल्यू लोडेड है। क्या पत्रकारिता में ऐसे लोग, ऐसे संस्थान बचे हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स अभी मिल रही हैं जहाँ कोई ये कहे कि आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए तो आप अच्छा काम करेंगे? ये प्रोफेशनलिज्म से आगे बढ़ के बात है, ये अपने मॉरल सेल्फ को जगाए रखने की बात है ना, अपनी नैतिकता को बनाए रखने की बात है। आप ऐसे संस्थान में हैं जहाँ ये ट्रेनिंग का हिस्सा है? बिल्कुल, हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमारे जब हम बीबीसी में आए, हमने जो इम्पार्शियलिटी है, जो एक गंभीरता है काम में, और एक्चुअली ह्यूमन एंगल से स्टोरीज करने की एक जो ट्रेनिंग है, वो बिल्कुल हमें बीबीसी में है। ये इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इवन जब हम एनडीटीवी में थे जब दूसरे प्रणॉय रॉय का एनडीटीवी जो था, तो वहाँ पर भी इसी तरह की जो एक माहौल था वो यही था पत्रकारिता का। तो वो ट्रेनिंग मुझे लगता है हमारी, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी तो ट्रेनिंग वैसे ही रही है दोनों संस्थानों में कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लार्ज पार्ट ऑफ मीडिया अगर आप देखेंगे तो उसमें तो क्या ही है, उसमें तो आप मतलब जो बेसिक एथिक्स भी हैं वो भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, बेसिक एथिक्स भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। अभी इलेक्शंस के टाइम में आप देख लीजिए, जब जिस नतीजा आ रहा था, मतलब मुझे समझना है ढोल क्यों बज रहा है उसके अंदर, स्टूडियो में। ये हमारे यहाँ पे तो इजाज़त नहीं है ये सब करने की। हम तो मतलब एक्सप्रेशन भी आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि जिससे आप किसी एक्सप्रेशन से लगे कि आप किस तरफ हैं, है ना। वहाँ पे तो ढोल बज रहा है, वो उनका म्यूज़िक, तभी एक पार्टी के जब आगे बढ़ते तो म्यूज़िक एकदम से शुरू हो जाता है उनका, मतलब सेलिब्रेटरी, लेकिन दूसरी पार्टी बढ़ती तो नहीं होता है। ये तो आपको सबको सामने दिख रहा है ना, एजेंडा इज अलाइंड ना, ये तो सबको सामने दिख रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं कि हमको पीछे वाली चीज़, पीछे की तो बहुत चीज़ें पता है, लेकिन अब वो है कि जो उतना भी देख लीजिए जो सामने दिख रहा है, आपको उसी से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कहाँ है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पूरे, अगर आप पूरे मीडिया में देखें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स किधर हैं? क्या एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की बातें हैं? मैंने अभी कल हमारे यहाँ पे प्रशांत किशोर जी आए थे, तो मैंने उनको यही सवाल पूछा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि पहले तो लेफ्ट लिबरल्स के लिए बोलते थे कि इको चैम्बर हैं तो अपने आप में कुछ कुछ बोलते रहते हैं और आपस में ही जो इनका एक बन गया है नैरेटिव वो अपना चलाते रहते, कुछ नहीं है। मैं आपको लगता है कि इको चैम्बर अब ये हो गया है, ये आपका मीडिया, एग्जिट पोल, आप सेफोलॉजिस्ट जो सारे लोग हैं, जो एक अपर कास्ट प्रिविलेज लोगों का एक इको चैम्बर हो गया है, सब आपस में डिस्कस करते हैं, नहीं मोदी आ रहे हैं, नहीं ऐसे ही हो रहा है, अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं, टक्कर में टाइप। तो आप लोग अपने इको चैम्बर में अपना बोलते रहते हैं। और मैं तो कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझसे एक दिन पहले ही शर्त लगाई है कि इतनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं वो इको चैम्बर की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस था ना कि भाई इतनी ही आ रही हैं। अगर हम जो लोग ग्राउंड पे गए हैं, हमें तो सब नहीं नज़र आ रहा था वैसा, हमें तो बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की वो नज़र आ रही थी ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स, और कोई वेव ही नहीं थी किसी तरह की। अगर इस तरह का जो माहौल, जिस तरह का एग्जिट पोल आया था तब, तो ये तो किसी वेव में होता है इतना भयंकर, और ऐसी वेव तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो अपने जीवन में देखी ही नहीं है कभी। तो ये क्या हो गया इतनी वेव वाली बात? तो आपको ग्राउंड पे वो वेव दिख नहीं रही है, तो वो वाला एक था कि भाई फिर ये तो वो इको चैम्बर तो नहीं हो गया कहीं? तो मुझे तो यही लगता है कि अब ये इको चैम्बर इधर शिफ्ट हो गया शायद, कि वो अपने ही उसमें करते रहो। शायद लेट्स सी कि अब जो चीज़ें हुई हैं, अब शायद लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें और कुछ थोड़ा चेंज हो, कम से कम कुछ बोलने की हिम्मत तो आए लोगों में, कुछ और दूसरी बात करने के लिए। मैंने देखा जिन लोगों ने बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत शार्प रिपोर्टिंग की थी 2002 वगैरह की, वो बाद में मोदी भक्त होकर उन पर किताब लिखने लगे थे। तो जो आप फ़र्क की बात कर रही हैं ना,
उसमें मुझे लगता है कि ख़ुद को एक बार समझाना होता है, बेगैरती है, बेशर्मी है, एक बार आपने ओढ़ ली तो ओढ़ ली, फिर उसके बाद रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ये हुआ मीडिया में खूब हुआ और बहुत बड़े नाम हैं वो एनडीटीवी से ही उन्होंने करियर शुरू किए, इस तरह के लोग थे, फिर बाद में वो गए, तो ऐसा हुआ है। सर्पिया, ये ख़्याल आपका कि कॉरपोरेट मीडिया जो काम नहीं कर रहा है उसको करना चाहिए, कॉरपोरेट मीडिया के लोगों के साथ कभी आप लोगों की कोई इंटरफेस होता है? कभी ऐसी कोई जगह है जहाँ आप लोग मिलते हों? अवार्ड फंक्शन से मिलते होंगे शायद? अवार्ड फंक्शंस में मतलब मेरी तो नहीं मुलाकात हुई है, और कई जगह पे जैसे होता है ना, कई लंच कई लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बात ये कि कुछ कॉमन टॉपिक नहीं है बात करने का। क्या कॉमन है बताइए? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं दूसरे जर्नलिस्ट से मिलूंगी तो मैं जर्नलिज्म की बात करूँगी, मैं समाज की बात करूँगी, मैं देश की बात करूँगी, और उसके भले जो मुझे लगता है जो उसका हित है मैं उसके बारे में बात करूँगी। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ कॉमन ग्राउंड ही नहीं है बात करने का, मुझे मालूम है कि वो वहाँ से उनके बहुत सारे लोगों के जो हित हैं वो एकदम उनका अपने सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए हैं, तो वो कहाँ मेरी बात समझेंगे? मुझे तो पागल समझेंगे, वो सिनिकल समझेंगे। आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कॉन्क्लेव नहीं करते? नहीं। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके अलावा हमारा कोई कॉन्क्लेव वगैरह नहीं होता है। और हाँ, ये भी एक पार्ट है उसी कमर्शियल मीडिया का कि हर साल कई सारे आप ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स करते रहते हो, उससे थोड़ा बिजनेस भी आता है और थोड़ा आपका एक्सेस भी दिखता है बाकी लोगों की, देखो कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इनके पास, तो यानी कि यही सबसे नंबर 1 है, यही सबसे बड़ी जगह है। विदेशी मीडिया के लिए एक रेडीमेड हैंडी कॉन्स्पिरेसी थियरी रहती है, तो आप लोगों ने कभी उसको वो किया है, सफ़र किया है? कभी आपसे कहा गया कि बहुत ये तो रहता ही है, मुझे लगता है कि, और बहुत ही सारे तो हमें हिंदुस्तानी दिखते हैं बीबीसी में, तो ये विदेशी क्या है? देखिए ये ना बहुत ही एक ना बहुत ही वो है जुमला टाइप है जो आप कहीं पे भी फिट कर देते हो। मुझे याद है कि जब मैंने यूरेनियम माइनिंग की स्टोरी की थी तो मुझे जो दूसरा वर्जन मिला था उस बात का वो ये था कि ये तो जो हमारे यूरेनियम माइनिंग से जो प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को इतने सालों से, है ना, उनको कैंसर हो रहे हैं, मर रहे हैं, और उनके में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुरू हो गया, सब कुछ वो सब उसके बारे में थी। लेकिन वो कहते कि नहीं, यहाँ पे लोग तो ये सब एजेंडा चलाते हैं जो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये विदेशी ताकतें भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं कि वो आगे ना हो जाए। तो जुमला है, अपना बोल दो, इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं थी। जो उनसे जो सवाल पूछे उसका तो आंसर नहीं है। अब अगर हम लास्ट मैन की बात करते हैं, अगर हम लोगों अपने गाँव की बात करते हैं, अगर हम लोगों के जनजीवन को दिखा रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा। तो उसके लेबर की अगर मेडिकल इंश्योरेंस हो और इफेक्टिवली उसका मेडिकल ध्यान भी रखा जाए, तो इसमें विदेशी क्या है? यही ना, तो यही बात है। तो आपके पास जब उन चीज़ों का जवाब नहीं होता है तो आपके पास वो फिट एक जुमला है कि तुम तो ये तो विदेशी ताकतें हैं, तो विदेशी हैं, ये तो विदेशी फंड से चलते हैं, तो ये तो इसलिए ख़राब कर देना चाहते हैं, सिर्फ देश की गरीबी दिखाना चाहते हैं, या देश के का वो उनको बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि वो उनका एक सहूलियत है इसको यूज़ करने की, और हम तो एक्चुअली इंडियंस ही हैं और हम उनसे ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ बात कि कैसे हम नेशनलिस्ट हैं और कैसे दूसरे लोग जो अपने को नेशनलिस्ट होने का दावा करते हो कैसे नहीं हैं। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। थोड़े दिन पहले मुझे एक ट्रैफिक पुलिस ने रोका रेड लाइट जंप करने की वजह से, और उन्होंने मुझे काफ़ी डराया कि नहीं आपके ये है, आपका तो लाइसेंस पहले भी सस्पेंड हो, जो कि नहीं हुआ था, कभी भी सस्पेंड हो रखा है, आपको तो नहीं 5,000 रुपये का आपको फ़ाइन होगा। मैंने रेड लाइट जंप का 5,000 का फ़ाइन? तो बोलते नहीं ये है वो 5,000 का लगेगा। मैंने कहा यार 5,000 का कैसे हो सकता है? बोलते चलो 3,000 कर दो। मैंने कहा ठीक है, आप कोर्ट का बनाओ 3,000 का। तो बोलते नहीं, कोर्ट में जाएगा तो फिर ये लाइसेंस उन्हें मेरे हाथ में लेके बोला तो फिर ये तो मैं अपने पास जब्त करूँगा और ये आप कोर्ट से छुड़वाना। मैंने कहा ये कब से जब्त होने लग गया भाई? मतलब मेरे को कोर्ट का चालान बना के दीजिए, मैं वहाँ पर कर दूँगी सबमिट। नहीं ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा देखिए मेरे पास जब पैसा नहीं है, अगर 3,000 रुपये भी कैश, तो मैं क्या करूँगी? मैं तो फिर उसी से दूँगी ना, मतलब कोर्ट का चालान बनवाऊँगी ना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए, आप कितना देना है, आपको क्या करना है? अब जितना 1,000 रुपये का जो फ़ाइन बनता है रेड लाइट जंप का, मैंने उनको 1,000 रुपये दिए। अब उन्होंने मुझे रिसीट ही नहीं दी और अपना चलते बने वहाँ से। तो यानी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मैं भी वहाँ से गई, और डॉक्टर के पास वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि यार आई थिंक मुझे अब इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ही
एक ये हम सबको पता है, रिश्वत सब ये लोग लेते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन ये तो एक्सटॉर्शन हो गया है कि आप डरा रहे हो, आपका जब्त हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, नहीं दोगे तो कोर्ट का भी नहीं बनाएगा चालान, मतलब ये भी हो गया कोर्ट का भी नहीं बनाऊंगा, आपको देना ही पड़ेगा टाइप। तो मैंने वो जाके ट्विटर पे लिखा सब। अब ट्विटर पे लिखते ही 400 लोग उस पर नीचे उन्होंने अपना कहानी बतानी शुरू की। उनका एक्सपीरियंस भी यही था, बहुत सारे लोगों का यही है। तो और उसके बाद मुझे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का भी फ़ोन, उन्होंने मांगा, मतलब मेरा नंबर मांगा, मैंने उनको दे दिया, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि नहीं हम इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का ही, मेरे पास जो पुलिस वाला था जिसने मांगा था, उसका ही फ़ोन आने लगा, उसके मैसेज आने लगे, वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। और वो किसी तरह से वो मिल के मुझसे सेटिंग कर लेना चाह रहा था कि भाई कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूँ या मैं ट्वीट डिलीट कर दूँ ट्वीट और ये सब करूँ। लेकिन मैंने उसको बस ये कहा कि आप मुझे मैसेज या फ़ोन मत करिए, कुछ नहीं। लेकिन मैं अब ये बताना चाह रही हूँ, उसके बाद मैंने इस कंप्लेंट को आगे बढ़ाया, मैं अगले दिन भी गई, मैंने इसको प्रॉपर परस्यू किया और मैंने किया। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप बताइएगा, ये बताइए पलट के आपके ऊपर FIR नहीं हुई कि आपने 1000 रुपये दिए थे? नहीं क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपना फाइन दिया है। अच्छा, ओके। जितना 1000 रुपये का रसीद फाइन आपको नहीं मिली, हाँ, आपने उसकी कंप्लेंट मैंने फाइन उतना दिया है जो 1000 रुपये, जितना रेड लाइट जंप का फाइन है। ठीक, 1000 रुपये। मैंने उसको कोई रिश्वत नहीं दी, उसने मुझे रिसीट नहीं दी, वो इसलिए उसने उसको रिश्वत अपना मान के चलता बना, उसने रिश्वत ले ली अपनी इस तरह से। लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने तो फाइन भरा है, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट किया। अब वो मुझसे सेटिंग कर लेना चाहता है। आप मुझे बताइए शिवा जी, अगर मैं उससे सेटिंग कर लूँ, ठीक है, मैं अपनी कंप्लेंट वापस कर लूँ, ट्वीट डिलीट कर लूँ, और मैं या बाद में कुछ भी लिख दूँ कि नहीं उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, या कुछ भी है, मैं ऐसे सेटिंग करूँ, तो जो 400 लोगों ने मेरे वहाँ पे कमेंट किया है, उन्होंने भरोसा जताया है कि एक्शन होगा, उन्होंने भरोसा जताया कि कोई खड़ा हुआ है, तो उनके भरोसे का क्या होगा? मैं उनका भरोसे का सौदा कर लूँ और मैं अपनी सेटिंग कर लूँ? मैं ये सेटिंग कर लूँ कि भाई कल को मेरे काम आ जाएगा, पुलिस वाला है, या कोई मुझे वो रिश्वत ऑफर कर रहा हो कि भाई अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, क्योंकि वो तो बहुत पैसा बनाते ही हैं अच्छी पोस्टिंग्स पे। अगर एक बार आपकी कंप्लेंट ऐसे हो जाती है, आपकी वो अच्छी वाली पोस्टिंग्स नहीं आती है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं। तो बताइए, मैं अगर ये कर लूँ तो फिर नेशनलिस्ट कौन है? नेशनलिस्ट तो हम हैं, जो अपने देश के लोगों के जो भरोसे का सौदा नहीं कर रहे कहीं पे, उनका भरोसा नहीं बेच रहे कहीं पे, हम उनके लिए खड़े हैं। हम भी तो जाके भाई किसी मंत्रियों के साथ जाके चाय पी सकते हैं, हम भी तो PMO में जाके डिनर कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि भाई हमारा हित, हमको किसका हित देखना है, हमें जनता का हित देखना है, हमें उनका बन के रहना है। वरना हमको क्यों प्रॉब्लम है भाई? हम भी जाके अपना काम निकलवाते रहेंगे, हमें भी 100 लोग पूछेंगे, हम भी उनकी बोली बोलने लग जाएंगे, तो आपकी बात कौन बोलेगा? तो लास्ट मैन की बात कौन बोलेगा फिर? ये वाली बात है। तो नेशनलिस्ट कौन हुआ? ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो बोल रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं कि देश 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 करके, जो सिर्फ जो मीडिया में रोज़ आके बोलने लग जाते हैं देश देश ये देश, आप देश के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो। आप उनके भरोसे का, उस जनता के भरोसे का, उस देश के भरोसे का केवल सौदा करते हो। इसलिए आप नेशनलिस्ट नहीं हैं। जो खड़े हैं वहाँ पे, जो वो आपकी तरह ना रिश्वत ले रहे हैं, ना आपकी तरह कहीं सौदेबाजी कर रहे हैं, ना किसी का भरोसा बेच रहे हैं, अपने उसूलों पे खड़े हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े हैं। तो ये है बात। शाबाश। सरप्रिया, आप जब लोगों के बीच गई और वहाँ मिली जाकर के, और आप पहले से जा रही हैं, NDTV के ज़माने से हम आपको देखते हैं, ये बताइए कि जो बड़े चैनल्स पर या बड़े अखबारों में ओपिनियन छपते हैं, आर्टिकल्स छपते हैं एडिटोरियल पेजेस पर, ओपेड्स, वहाँ पर आपको वो बड़े राइटर्स, बड़े नाम वाले राइटर्स के काम में कभी वो रिफ्लेक्ट होता नज़र आता है जो देश है, या बड़े नाम हैं इसलिए ओपेड पे छपते रहेंगे और उनका चेक पहुंचता रहेगा? क्या आपको कोई कनेक्शन या डिसकनेक्ट, दोनों में से कुछ भी नज़र आता है? अगर मैं अंग्रेज़ी की बात करूँ तो वहाँ पर हैं बहुत सारे लोग। जैसे मैं अगर इंडियन एक्सप्रेस देखती हूँ, उसका ओपेड में पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हर तरह की वॉइस है ओपिनियन पीसेज में, और वो बात सही करते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं, एडिटोरियल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यही चीज़ हिंदी में, आपको हिंदी अखबारों में थोड़ी कम नज़र आती है कि वो उस तरह की बात नहीं होती। अब ये नहीं कह सकते कि जो अंग्रेज़ी वाले जो राइटर्स हैं वो सारी बातें सही कह रहे हैं, उनका भी अपना कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अभी एग्जिट पोल आने के बाद ही मैंने देखा कई लोगों को ट्विटर पे एकदम से वो बैलेंस सा बनाते हुए और ऑपोजिशन को कुछ नसीहतें देते हुए एग्जिट पोल आते हैं। अरे भाई, रिजल्ट का वेट तो कर लो। तो वो एक ऐसा कुछ नहीं कि हाँ अंग्रेज़ी वाले या हिंदी वालों में वो है, लेकिन सब बहुत सारे लोग जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं या अपने ब्रांडिंग के लिए ज़रूर काम करते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अभी भी वॉइसेस बची हुई हैं जो दूसरी तरफ से भी बात करते हैं और उनको जगह मिलती है।
मुझे लगता है अंग्रेज़ी अखबारों में। हिंदी का मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकती कि है। और आम आदमी जब बीबीसी का माइक देखता है तो वो कैसे आपको रिसीव करता है? हाँ, जैसे अगर आप बिहार में चले जाओ तो भाई बीबीसी तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि बंगाल में भी था, ऐसा नहीं है, सब जगह अच्छा ही था, ऐसा वो नहीं है। लेकिन हम वो नहीं ना जो ताम झाम सा लेके आए हैं, कि आजकल तो लोग चैनल्स को भी उस तरह से मानते हैं, चैनल है, टीवी चैनल है और ताम झाम लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा कुछ सेट लग गया है, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है और पूरे लाइटिंग उससे तो हम हेलीकॉप्टर भी दी था आपके पास? नहीं, हमारे पास हेलीकॉप्टर भी नहीं था। बताइए, आप हेलीकॉप्टर से आप आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचेंगे, मुझे बताइए। ग्राउंड, आप कह रहे हैं कि हमको ग्राउंड की, जो ग्राउंड पे होता है उसी को सही चीज़ का पता चलता है, तो ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर से थोड़ा चला जाता है, वो तो ऊपर है, नीचे ग्राउंड पे तो पैदल ही चल के जाया जाएगा। अडानी के दोस्त की रिपोर्टिंग करने के लिए अडानी जैसा तामझाम चाहिए होता है। बिल्कुल। अब वो आप भी सोचिए कि इसलिए वो बड़े अपने को बड़ा दिखाना भी पड़ता है। मैं अगर देखो, अगर मेरे से बताइए कि अगर इन्हीं जो आपको बड़े लोग लगते हैं आज के टाइम में, जो बड़े पत्रकार हैं, उनमें से कितने लोग आपको कभी एक नई बात बता पाए हैं अपने किसी भी शो में, एक कंटेंट उनका कैसा रहा है, कब एक अच्छी बात कर पाए हैं, कभी कोई एक चीज़ जिससे आपको लगा कि आज आपको एनरिचिंग सा फील हुआ कि हाँ यार मैंने शो देख लिया, मुझे कुछ नया कुछ अच्छा पता चला इससे ना, ये दिमाग है इनमें। कोई नहीं ऐसे। कौन से, मेरे को बताइए एक नाम, कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह का व्यक्ति, या कोई महिला पत्रकार हो, कोई पुरुष पत्रकार हो, कोई नहीं है। वो सारे केवल सिर्फ ऐसा लगता है कि सब एक तो खुद झगड़ालू लगते हैं अपनी शक्ल से भी, अपनी बातों अपने बिहेवियर से ऐसा लगता है कि खुद झगड़ालू हैं, और साथ झगड़ा सा लगता रहता है कि नहीं आप बताइए, आप चलाइए, ये करिए, वो करिए, ये चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो मुझे और अगर गेस्ट ये क्वेश्चन रेस कर दे जो आप रेस कर रही हैं, तो गेस्ट के साथ बहुत बदतमीजी की जाती बिल्कुल है। अगर वो ये कह दे आप निष्पक्षता नहीं रख रहे हैं या रख रही हैं, तो उसके साथ जो बदतमीजी होती है वो अलग होती है। तो मैं अभी जो बात बताऊंगी आप रखिएगा मत उसको तो काट दीजिएगा। और जर्नलिस्ट पंच परमेश्वर की कहानी अगर लोगों ने पढ़ी है, जो पंच परमेश्वर, जो प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी थी और हम बचपन में पढ़ ली है हम लोगों ने, तो वहाँ पर क्या होता है, जब पंच होता है, जब उस कुर्सी पे बैठता है, तो वो ये नहीं देखता है कि सामने उसका दोस्त है, उसके घर वाले हैं, कि कौन है। उसको वहाँ पर उस कुर्सी पे बैठ के उसको सही न्याय के साथ उसको खड़ा होना पड़ता है। चाहे उसका जो सालों का दोस्त, जो बचपन का दोस्त है, वो उसको कह रहा था कि नहीं तुम मेरे फेवर में फैसला देना, लेकिन उसके अंदर क्योंकि उसने ये बात सुनी थी कि नहीं, पंच में तो परमेश्वर का वास होता है, तो जब वो उस कुर्सी पे बैठा उसने न्याय किया, चाहे उसने अपनी दोस्ती खो दी। बिगाड़ के डर से उसने अन्याय नहीं किया। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। तो ये बात है जो वही वहाँ से बात आती है कि जो दूसरा उस पक्ष था, उसने कहा था उसको, उन आंटी ने उनको बोला था कि नहीं, कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। तो देखिए, तो जो पंच, मुझे लगता है हर पत्रकार, जब आप पत्रकार की कुर्सी पे हैं तो आप में परमेश्वर का वास है। आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं कि सामने आपका दोस्त है, कि सामने आपका फेवरेट कोई व्यक्ति बैठा है, सामने कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, या कोई पावरफुल नहीं। आप जहाँ न्याय है, जहाँ पर जनता का हित है, आपको वहाँ पर बात करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं हैं तो आप पंच परमेश्वर नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो लोग हैं जो बेसिक एथिक्स तो जर्नलिज्म की फॉलो ही नहीं कर रहे, तो मैं तो नहीं, मतलब उनको ये शायद कहानी पढ़ लेनी चाहिए अगर नहीं है। वो पढ़ के भी भूलने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ज़मीर को मार देना बड़ा ऐसा काम है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। एक बार ज़मीर मार दिया जाए, ज़मीर ज़िंदा रहेगा तो बहुत परेशान करेगा, और ज़मीर ज़िंदा है तो गुनाह करने में कोई लज्जत नहीं है, वो बार बार कचोटता है। और ज़मीर अगर मर जाए तो फिर गुनाह में लज्जत है। अब इतना आगे बढ़ चुके हैं तो कई बार होता है ना, पीछे जाने का फिर रास्ता नजर ही नहीं आता है। They have burned their bridges। होता होगा उन्हें भी, कब ऐसा नहीं है कि लोगों को महसूस नहीं होता होगा, इतने भी मानवीयता तो नहीं खोई होगी, पर अब पीछे जाने का रास्ता है नहीं, वो इतने आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आप देखिए, विश्वसनीयता जब बनती है तो कितने सालों लगते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी बनने में, विश्वसनीयता बनने में, कि आप एक बात बोलें तो लोग कहें कि नहीं यार उसने बोली है तो यार सच बात होगी, है ना। लेकिन और गिरने में कितना वक्त लगता है, एक झटके में ऐसा ढह जाता है सब। तो कहाँ वापस कब उसको उठाइएगा, कितना वक्त बचा आपके पास वो करने The worst betrayals are from the heroes you have been worshipping। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो ये हो सकता, मुझे लगता है कि देखिए, मैं जो ग्राउंड में गई, एक जो लोगों, एक स्वर में जो एक चीज़ सुनाई दी, वो थी मीडिया के प्रति लोगों का अविश्वास। इसलिए लोग वो ये था? बिल्कुल है। और लोग साइलेंट इसलिए थे। क्यों होंगे साइलेंट?
यस। अगर उन्हें अपने मीडिया पे विश्वास होता, उन्हें पता होता जो माइक उनके सामने लग रहा है और उस वो व्यक्ति पर उन्हें विश्वास होता कि मीडिया का है, तुम्हारी बात अच्छे से जाके आगे बताएगा, वो क्यों नहीं बोलेगा? क्या उससे पहले बोलते नहीं थे लोग? भाग भाग के आते थे बोलने। साइलेंट वोटर वो इसलिए क्योंकि उसको आपकी इस देश की मीडिया पे विश्वास नहीं है कि हम जो बात कहेंगे ये हमारी बात को सही पहुंचाएगा या हमारी फिक्र करेगा। वो अब वायरल मटेरियल नहीं है मुश्किल लिए, ये नहीं है। तो वो इसलिए वो साइलेंट भी था और इसलिए वो मीडिया के प्रति जो उदासीनता थी कि ये ना तो यहाँ पे आते हैं और ना ही इनको कोई हमारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है और इनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं और ये बहुत ही एक ही स्वर आजकल बोलते हैं। तो वही है। हम लोगों ने इक्विपमेंट और बहुत साजो सामान के साथ और महंगा चुनाव कवर करने वालों के बारे में बात करी। आपने क्या कोई रैली भी अटेंड करी इस बीच? हाँ, मैंने बंगाल में मैंने थोड़ा दिखाया था, वो कंट्रास्ट भी दिखाया था। मैंने मोदी जी की रैली अटेंड की थी और मैंने उस बंगाल में फिर जो लेफ्ट जिस तरह से करता है अपनी, क्या फ़र्क था दोनों में? वही है कि ये तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं। जो मोदी जी की जो रैली है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही ताम झाम उसमें थोड़ा होता ही है और प्रॉपर होती है। जैसे लाइक कि पैसा भी खर्च होता है अच्छे से, पूरा वो कैमरा होता है ऊपर से नीचे से हर एंगल से सब चल रहा होता है। लाइक वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है, महंगी भी होती है। आप उसको कहते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट प्रॉपर होता है वहाँ का, कि वो कहाँ वहाँ पे मीडिया के लिए अलग जगह होगी, सब कुछ होगा। लेफ्ट में मुझे दिखा कि वो लोग जो उन्होंने बताया, और ये मैंने पहले सुना था, मैंने कभी देखा नहीं था, तो इसलिए मैंने वो देखना चाहा कि कैसे होता है। तो वो छोटी छोटी रैली, मतलब छोटी छोटी सभाएँ करते हैं जिसमें 100 लोग होते हैं और वहाँ पे वो छोटा सा स्टेज लगा होता है और वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे इससे पहले हम इससे भी छोटी सभा करते हैं जो सिर्फ 50 लोगों की होती है। उनसे सुनते हैं कि क्या है उनकी बातें सुनते हैं और इससे थोड़ी सी बड़ी इस सभा में हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं कि जो हमें सुनाई दिया, कि जो हमें बातें, हमें इश्यूज़ पता चले, तो वहाँ जाके वहाँ पे बताते हैं। और हाँ, मतलब यही है, उसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है या कोई बहुत पैसा खर्चा नहीं है, ग्लैमर नहीं है उस तरह का, ये तो बात है। और वो मोहल्ले में ही कहीं होती है, कोई बाहर किसी बड़े ग्राउंड में नहीं होती है, वो कहीं मोहल्ले का ही किसी एक प्लॉट में या कोई छोटी सी स्पेस में वहीं पे होती है। तो वो था। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि अब यहाँ से आप देखिए कि क्या भारत में चुनाव जो है वो आम आदमी के लिए मुमकिन है? किसी आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है किसी आम व्यक्ति के लिए। चुनाव लड़ सकता है, आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब सीरियसली चुनाव में एक अपनी दावेदारी पेश करना नहीं। 100-200 करोड़, जैसे अभी किसने कहा ये वाली बात कि 100-200 करोड़ अगर आपके पास नहीं है तो आप सीरियसली चुनाव नहीं लड़ सकते। योगेंद्र यादव जी ने ये बात कही थी कि 100-200 करोड़ आपके पास होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और आपकी पार्टी को स्टेबल होने के लिए। उससे कम आप कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो हिम्मत करते हैं। जैसे मैं एक महाराष्ट्र में एक लड़के को मैंने कवर किया था, बुल्ढाना से वो उम्मीदवार था और उसको एक्चुअली गांव वालों ने खड़ा किया था, मतलब उसको किसानों ने खड़ा किया था। किसानों ने उसको पैसा दिया, चंदा दिया और उसको खड़ा किया, उसको कंधे पे बिठा के पूरी रैली निकालते थे। उन्होंने अच्छा परफॉर्म, उन्होंने अच्छा किया और भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनकी भी लाखों में वोट्स आई उनकी भी। और तो वो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसी हिम्मत करते हैं आगे करने की और पढ़ने की, लेकिन वो वहीं तक की बात रह जाती है। उनको पैसा तो देखो चाहिए। और ये मैंने बात एक बार कही भी थी कि भाई आप आरक्षण वगैरह की तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन क्या आप चुनावों में आरक्षण क्यों नहीं करते किसी गरीब व्यक्ति के लिए? जातियों के लिए भी है, सब कुछ है, तो गरीब के लिए करिए। क्योंकि आप, ये तो हो ही नहीं सकता है कि भाई बिना पैसे के आप चुनाव लड़ लें, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे कि एक जगह सारे एक ही व्यक्ति के पोस्टर्स और वो बिलबोर्ड लगे हुए हैं और आपका एक भी नहीं है। एक व्यक्ति सारी जगह पे अपने चैनल्स में ऐड दिए जा रहा है, आपका एक भी नहीं है। तो लोगों को विश्वास भी नहीं आता ना, बात यही तो है। और लाखों मतदाताओं तक आप पहुंचेंगे कैसे? बिना मीडिया के, बिना पैम्फलेट के। और लोगों को ये विश्वास नहीं आता ना कि जीत सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लोटिंग वोटर भी होते हैं ना, जिनको लगता है कि जब आपको विश्वास होता है कि ये जीत सकता है तो आप अपना वोट दे देते हैं वहाँ पे। जब आपको ये विश्वास दिला दिया जाए कि भाई इनका कोई चांस ही नहीं है, तो आप वोट, कई बार बहुत सारे मतदाता अपना वोट नहीं वेस्ट करते हैं। तो ये काम मीडिया कई बार कर देता है ना, यही यहाँ पे रोल प्ले होता है कि जब आप सारे एक ही व्यक्ति को आप दिखाते रहते हैं, उसके बारे में ही बात करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई यही जीतने वाला है, इसी के बारे में ही बात हो रही है, सब लोग इसी को ही चाहते हैं, सब लोग इसी को ही देंगे वोट, है ना। और जो एक्चुअली खड़ा है उनके मुकाबले, जिसका कोई मीडिया में कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है,
तो उसको ऑब्वियस लोग यार जीत तो पाएगा नहीं, क्यों, कहाँ दे, छोड़ो। इस बीच में कभी आपकी बात किसी ऐसे वोटर से हुई है जो बहुत प्रभावशाली या आरामदेह ज़िंदगी जीने वाला, जो मिडिल क्लास होता है, जैसे दिल्ली का कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर कास्ट, मेन स्ट्रीम जॉब करने वाला, उसका वो, और जो आपको बाहर जा कर के टाउन्स में, और तो ये तो हम ऐसे लोगों के बीच में तो रहते ही हैं रोशिबा जी, जो अपर कास्ट है या जो प्रिविलेज्ड है, जो नौकरी कर रहा है, ठीक ठाक अपना जीवन जी रहा है, तो उसके साथ तो हम लोग रोज़ रहते ही हैं। तो हमें पता ही है उनके कितने कंट्रास्ट हैं एक रूरल एरिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ। मैं इस बीच जब भी लोगों से बात कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल आपसे भी पूछा टू रिकन्फर्म व्हाट आई फेल्ट, कि जब भी मैं बात कर रही थी तो ये जो खाया पिया अघाया हुआ वर्ग है, उसको किसी भी गरीब के किसी भी मामले से कोई मतलब नहीं था। वो सीधे ये कहता था कि क्या मोदी जी की वजह से गरीब हैं, क्या सरकार ने गरीब किया है। उसका कोई, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल सही बात है। वो ये एक प्रॉब्लम है, और आई थिंक क्योंकि वही बात है ना कि आखिर मीडिया का रोल क्या है। मैं ये इसलिए बार बार बात कह रही हूँ कि अगर एक व्यक्ति जो ऐसा सोचता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, खाया पिया है, अगा है, जो भी है, ठीक है, वो उसका अपना एक जीवन रहा है, जीवन शैली रही है। एक व्यक्ति है जो गरीब है, जिसके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, बीच में फिर मीडिया का ही तो ये रोल होता है ना कि आप दोनों के बीच में एक पुल बनाए, आपको बताए एक दूसरे के बारे में, है ना। आप और वही जनता और सरकार के बीच में एक पुल बनाए कि भाई आप जनता की बात उन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी सरकार की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और सरकारों को भी ये लगता है, उन्हें भी कोई पत्रकार पसंद नहीं है, अच्छा पत्रकार उनको चाहिए ही नहीं है। अच्छा पत्रकार आप सोचिए, जो आज मुझे तो लगता है जो विपक्ष में है, कल को सत्ता में आ जाएंगे, उनको भी नहीं चाहिए अच्छे पत्रकार। मैं तो इसी बात में विश्वास करती हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी भी सरकार से कि हमको कोई अलग से कोई कुछ दे देगा या हमारे लिए कोई वो कर देगा। मेरे को किसी से वो नहीं, क्योंकि जनता की परवाह किए बिना भी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। 10 साल में ये जितना विश्वास पैदा कराया गया है, तो ये तो सेट हो गया ना, बार सेट हो गया है बिल्कुल कि आगे भी यही होगा। इसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल, जजेस का इस्तेमाल, सब कुछ इसी तरह से होगा। और जब हम आवाज़ उठाएंगे तो कहा जाएगा कि वो 10 साल में यही तो हो रहा था, तब आपने क्या किया था। तो हम फंस गए हैं। यही होता है कि ना, देखिए शुरू में ऐसा हर किसी के बारे में आप बहुत, मतलब मीडिया वाले या जो बहुत इन चीज़ों में अंदर तक घुसे हुए हैं, वो कई चीज़ों का अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, अब इस सरकार में क्या होगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या होगा। लेकिन एक आम आदमी ये सब अनुमान नहीं लगाता है। और आम आदमी के पास उम्मीद होती है, उसको यही लगता है कि देखिए अगर ये आएगा तो शायद हमारे लिए जीवन थोड़ा सा बदल जाएगा, शायद ये कुछ नई चीज़ें करेगा। उनकी भी कोई उम्मीदें गलत नहीं है। वो यही तो चाहते ना कि मेरे देश को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग अच्छा ही समझें, अच्छा माने, उसकी कोई वैल्यू करें, हम एज अ इंडियन हमारी वैल्यू हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है समझना। उनकी उम्मीद भी गलत नहीं है कि नहीं ये हमें कोई चीज़ जो फ्री में दे रहे हैं तो शायद, देखिए अब ये भी तो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें फ्री में भी आपको ज़रूरत होती है जो बिल्कुल निचले लेवल पर है, एक मिडिल लेवल पे है, ऊपर वाले लेवल पे है, तो निचले लेवल को कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, ताकि वो बेसिक से आगे का सोच सके। अभी तो बेसिक में ही अगर खुद ही कमाने लगेगा तो फिर आगे क्या सोचेगा, वो क्या सेव करेगा और उसके जीवन कहाँ जाएगा। इसलिए वो होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो गलत नहीं है, लोग जो सोचते वो उम्मीद में हैं उस थे। लेकिन देखिए उम्मीद फिर कितने टाइम, 10 साल 15 साल, उससे ज़्यादा कितने साल आप सोचेंगे, एक उम्मीद वो बनी रहती है, उसमें फिर लोगों को शक होने लगता है। आप अपने घर वालों से भी एक्चुअली उम्मीद लगाएंगे कि नहीं हमें ये होगा, ये कर देंगे, ये चीज़ें हमारे ला देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद उम्मीद ख़त्म होती है जब नहीं मिलता है। तो लोग तो भी उम्मीद ही करते हैं। उनकी गलती नहीं थी अगर उन्होंने भाजपा सरकार से की, उनकी कोई गलती नहीं अगर वो आगे शायद कांग्रेस सरकार से करें, वो उनका तो वही काम है करने के लिए। आपने कहा कि 200 करोड़ की रकम चाहिए एक आदमी के एक चुनाव के लिए। ये बताइए कि क्या इस गरीब देश में या इस तरह के जितने भी देश हैं उसमें चुनाव अपने आप में भ्रष्टाचार का स्रोत नहीं बन गया है? बिल्कुल, चुनावी रिफॉर्म्स की तभी तो कितनी बार हम बात करते हैं, और है ही। जब तक आपका जो मेन जो जड़ है आप वहीं तक बात नहीं करोगे तो बाकी चीज़ों पे कैसे बात होगी? जिसको हम उत्सव कह रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का उत्सव है, चाहे जितने संस्कारी नामों से आप इसका परिभाषित करिए, लेकिन असली बात तो यही है ना कि सारा ब्लैक मनी इसमें जा रहा है। एकदम ये सही बात है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हमने देख लिया कि ऐसा ही था, यही हो रहा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जिस तरह से बाद में जजमेंट आया और उसके बाद जैसे चीज़ें खुली तो साफ ही है ये तो, मतलब इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती। तो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा केस है कि इसमें इन्वेस्टिगेट होना चाहिए
कि क्यों कोई शेल कंपनीज कैसे पैसा दे रही थी, जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था वो कैसे पैसा दे रही थी, और कैसे जैसे हमने देखा कि लिकर स्कैम में जो लोग आरोपित थे, जिनके ऊपर आरोप थे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उन्होंने चंदा दिया और फिर उनकी ज़मानत हो गई, फिर वो सरकारी गवाह बन गए और ये सब चीज़ें हो गई। तो ये तो सब इन्वेस्टिगेशन का तो है ही। और चुनावी रिफॉर्म्स के बिना तो बिल्कुल आप इस देश में कुछ और अभी सोच ही नहीं सकते। पॉलिटिकल अगर आप देख रहे हैं चीज़ों को तो कैसे हो सकता है? आप जहाँ से आप जिनसे ज़्यादा पैसा लेंगे या जिनकी वजह से आप एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आप ग्रो कर पा रहे हैं, आप उनको हार्म ही नहीं करोगे कभी भी। आप उनको हार्म नहीं करोगे कभी भी, या उनके ही जो वो चाहते हैं आप उनके हिसाब से चीज़ें करेंगे, उनके टेंडर पास करेंगे या उनकी फार्मा कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पास करेंगे, चीज़ें पास करेंगे, तो फिर तो इनका कौन पूछेगा? ये देखिए एक मज़दूर जो हमको मिला, मज़दूर ठेका मज़दूरों ने, ये पूरा अखबार निकालते थे वो अपने आप। ये लोग मज़दूरों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठेका मज़दूर। उनके लेख आप पढ़े कितने, उन्होंने क्या स्तरीय लेख लिखे हुए हैं उसमें। तो उन्होंने उसमें ये भी बात, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी उन्होंने पूरा एक लेख लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि भाई मज़दूर को भी समझना ज़रूरी है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। हालांकि मैं बता दूं ग्राउंड पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कोई मुद्दा नहीं था, किसी को समझ ही नहीं आया, किसी को पता ही नहीं था, विपक्ष भी नहीं समझा पाया। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों उसको उस तरह से ज़ोर शोर से नहीं उठाया, उसको मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि ज़रूरी है। फिर बात ये ना कि ले तो सभी रहे थे ना। एक चीज़ और है, कार्यकर्ता के लेवल पर अब कार्यकर्ता भी पिगी बैक करता है। अगर हमारा नेता स्टार है और वो जो नैरेटिव राष्ट्रीय स्तर पे चला रहा है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया से या सोशल मीडिया से जनता तक पहुंच रहा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली के दिल में बैठी हूं, यहाँ रहती हूं, कोई नहीं आया जो चाहे किसी भी पार्टी का, कोई नहीं आया वोट मांगने के लिए या अपना पर्चा देने के लिए, मैनिफेस्टो देने के लिए, या सिर्फ इतना कहने के लिए कि वोट ज़रूर डालिएगा। कोई नहीं आया। पर लेकिन आप सोचिए कि उसको मुद्दा विपक्ष बना भी कैसे पाएगा? ऐसा तो नहीं कि विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे थे, मतलब उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं मिले थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब आरटीआई के अंदर आने से मना किया था, चुनावी खर्चे को या चुनावी जो चंदा मिलता है आरटीआई के अंदर आने से मना किया था, तो क्या वो उसमें सम्मिलित नहीं थे? तो मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, ये तो बात सही है, आप ही आज ये जीत गए, आज वो हार गए, आज ये सरकार बन गई, हो गई, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं जिन पे एक्चुअली काम होने की ज़रूरत है, जिसकी बिना इस देश की दशा नहीं बदल सकती या दशा बदलनी शुरू नहीं हो सकती है, उस पर तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा ना, बात ही नहीं करेगा। कैसे, किस नैतिकता से आप सवाल उठाएंगे? यही तो बात है ना। अब यही चीज़ आप, जब तक आपके अंदर थोड़ी वो नैतिकता नहीं है ना, दूसरे से थोड़ी ज़्यादा नहीं है, तब तक आपके बस की नहीं है खेल। थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब वो नहीं, आप खैर ये पूरे उम्मीद तो नहीं कर सकते वो पूरे कोई बहुत नैतिकता के उसमें रहेगा, लेकिन उससे आपको वहाँ वो रेस जीतनी है आपकी, उससे नैतिकता में थोड़ा आप ऊपर रहें। आप देखिए, क्या आप मुझे बताइए कि अब कोई और दूसरी सरकार अगर आ गई, मान लो इंडिया की सरकार आ जाए कभी 5 साल बाद, कभी भी किसी टाइम में, मुझे बताइए क्या वो ईडी की और सीबीआई की पावर्स कम करेंगे? क्या किसी ने बोला है आज तक? या इस चुनावी उसमें बोला था? आपको खुद ही कह रहे ईडी का मिसयूज़ हो रहा है, ये होता है, वो होता है। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी वाले भी यही कहते थे कि सीबीआई का मिसयूज़ हो रहा है, सीबीआई का मिसयूज़ हो रहा है। तो किसने आके इसमें चेंज कर दिया? मिसयूज़ ही हो रहा है, आप अपने हिसाब से मिसयूज़ कर रहे हैं, सब लोग अपने उसके, ये तो सबको दिख रहा है ना। तो चेंज कोई भी नहीं करेगा, लेकिन यह आपस में अपना खेल खेलते रहेंगे। जब मैंने यही बात पूछी भी थी, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो हमने अपने आसपास यही वाली बात सुनी कि भाई ये भी तो पंजाब में यही सब बातें करते हैं, यही सब चीज़ें होती है, तो फिर ये इनके साथ भी हो रहा है, तो क्या हुआ? तो आपके साथ सहानुभूति नहीं आएगी ना। वो यही सवाल मैंने उनके नेता से पूछा, संजय सिंह से, कि भाई सर आप बताइए कि आप ये नैतिकता का फिर कैसे जीतेंगे, ये जो नैतिकता की लड़ाई जीतेंगे कैसे, जब आपके बारे में भी यही बात कही जा रही है जहाँ स्टेट में आप हैं। तो बात यही है कि आप कुछ भी चले जाइए इधर उधर, वो कुछ नहीं है हम, लेकिन आप वही, इसलिए अच्छे पत्रकार किसी को नहीं चाहिए, जो मैं बात कह रही थी। आप क्योंकि आप जो अब इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी किसको ज़रूरत है भाई? कौन हमारी सुनना चाहता है? वो चाहेंगे कि हम हमेशा इररेलेवेंट ही बने रहें, पर हमें लगता है कि हम इररेलेवेंट ही बना रहना पसंद करेंगे, लेकिन जो बात है वो कहनी ही पड़ेगी। तो हमको कोई ऐसे रेलेवेंस का कोई वो भी नहीं है, कोई एम्बिशन भी नहीं है कि हम रेलेवेंस बने रहें और अपना ज़मीर बेच के या रोज़ जलील होके जनता से या लोगों से तो बस 25 लाख रुपए का चेक उठाते रहें, वो हमको नहीं करना है। सर प्रिया, हमारे जैसे देशों में जहाँ पर अभी भी भूख मुद्दा है,
कपड़ा और मकान मुद्दा है, इसके लिए हम जैसे पत्रकारों की बड़ी ज़रूरत है, और ख़ासकर आप जैसे लोग जो ग्राउंड से जा कर के खोज करके लेकर के आते हैं, उन सब की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी दुनिया भी हैं जहाँ पर इतनी भूख और वो सब नहीं है, और वहाँ पर लोग दूसरी तरह से बात करते हैं। तीसरी दुनिया का जो सवाल, अभी मैंने 2 दिन पहले जस्टिस काजू का के साथ एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, और उन्होंने ये कहा कि ये मैं तो इसलिए वोट नहीं डालता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारा का सारा गोरख धंधा है, ये फ्रॉड है, और इसकी कोई अहमियत नहीं है। लोग जाति धर्म देख करके वोट डाल देते हैं, और उसके बाद मेरा अकेले का टू एक वोट क्या करेगा। हमारे बुनियादी जो भूख का सवाल है, मकान का, शिक्षा का, दवाई का, कमाई का, ये सारे सवाल के ऊपर वोट नहीं पड़ रहा है, और लंबे अरसे से नहीं पड़ रहा है। कैसे, क्या हमारी जनता अभी परिपक्व नहीं है? आप ग्राउंड पर जाती हैं, जनता सवाल कर रही है, उसके सपने मर गए हैं। एक युवा आपसे कहता है, एक महिला कहती हैं कि हमें शांति चाहिए, ठीक है, तो वो सरकार से क्या कहते हैं? सरकार से कुछ कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, मुझे ये लगता है ये भी फिर एकदम एक्सट्रीम व्यू हम जो कहते हैं, बहुत ही हमने इसको बहुत सिंप्लीफाइड सा कर दिया। इसको करते हो ना कि सब जाति धर्म पे वोट देते हैं, हिंदुत्व पे वोट देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति हर वक्त इसी तरह से नहीं वोट कर रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग अपने मुद्दों पे बात करते हैं, इन्हीं चीज़ों पे भी बात करते हैं, इन पे भी वोट करते हैं। लेकिन आप ये भी मुझे बताइए कि फिर उनके पास विकल्प भी कितने हैं। वही विकल्प अभी ये है, फिर वही फिर से आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे वाले, पहले वाले फिर से आ जाएंगे, फिर वही तो रहता है ना। और हम उनको एजुकेट ये नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए वो जाएगा, वो उसको मशीन दिख रही है ना, उसको वोट दबाना है, तो क्या करे वो? मतलब नोटा होता है, लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है मेरा भी नोटा की। मुझे पता है कि मैं क्यों वोट वेस्ट करूँ, मैं निकलता कुछ नहीं है नोटा से। अगर और आप सोचिए, हर बारी ना मुद्दा बदल भी जाता है, वो सेम चीज़ें नहीं रहती है। अभी इश्यूज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हरियाणा में भी बहुत और भी इश्यूज हैं, उस पर लोग बात भी करते हैं। लोगों को भी चाहिए अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। लेकिन अब जैसे अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही हो गया है कि नहीं, हमको ये सरकार नहीं चाहिए। तभी मतलब 5 सीटें आई हरियाणा में, 5 इंडिया की आई और 5 बीजेपी की आई। तो टाइम के साथ सर्कमस्टेंसेस उनके वो बदल जाते प्रायोरिटीज़। हर 5 साल में सेम बात नहीं रहेगी। हो सकता है अगले 5 साल में ये हो कि अब उनको स्कूल और अस्पताल चाहिए, या उससे अगले 5 साल हो कि नहीं, हमको तो ये भाई ये जातिगत भेदभाव है, हमको ये हटाना है, हम तो कोई नहीं पसंद है ना, कुछ भी बात हो सकती है। तो प्रायोरिटीज़ चेंज होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा जाति धर्म हुआ है। उस पर भी है, उस पर कोई दो राय नहीं है कि लास्ट के मोमेंट पे भी कई बार पैसे पे भी बदल जाता है। पैसे भी बहुत बढ़ते हैं, पैसे भी बदल जाते हैं। आपकी जाति धर्म के ऊपर पैसा भारी पड़ जाता है, तो कभी धर्म के ऊपर जाति भारी पड़ जाती है, जाति के ऊपर धर्म पड़ जाता है। कई बार वेलफेयर स्कीम्स पड़ जाते हैं। तो कोई वो तो टाइम के साथ कोई कौन किससे काट दे। अब फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि जो पूरी हिंदुत्व की जो राजनीति थी इस वक्त, या राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसको रोजगार के मुद्दे ने काट दिया। तो ये तो मालूम किस टाइम लोगों को क्या रिलेट कर रहा है। आपको लगा ग्राउंड पे रोजगार का मुद्दा? बिल्कुल है। हर व्यक्ति रोजगार के बारे में, अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकती कि उसने एक्चुअली जो मुझे कहा उसी वजह से ही उसने वोट किया, किसी को भी जो किया है ना, उसका वोट का बेसिस हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, जब भी आप कुछ बात पूछे तो रोजगार, परीक्षाओं की भर्तियां नहीं निकल रही हैं, परीक्षाएं टाइम से नहीं होती हैं, परीक्षा ले ली जाती है, फिर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, ये सब तो थे ही। रोजगार नहीं। और रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी। आप ये सरकारी नौकरी देखिए, ठीक है, सरकारी नौकरी अब आज के टाइम में तो लग्जरी की बात हो गई है वैसे, लेकिन कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। और रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप ठेला लगा रहे हो तो आप रोजगार कर रहे हैं। रोजगार, अगर ठेला लगा रहे हैं और आप एक डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं जिसमें आप सेव भी कर ले रहे हैं, तो वो ठीक है, आपका रोजगार है, ऐसा नहीं। लेकिन अभी आप सोचो, मैंने ऑटो वाले की बात बताई, 200-300 रुपये वो कमा रहा है दिन का, तो क्या है उसकी सैलरी, क्या है उसका कमाई? कुछ भी नहीं। तो ये रोजगार नहीं कह सकते इसको आप। रोजगार ये होता है कि जहाँ पे आपको थोड़ा आपको एक सोशल सिक्योरिटी भी हो, और जहाँ पे आप एक ऐसा अमाउंट कमा लें जिससे आपका जीवन चल जाए और आप एक डिसेंट, आप कुछ बचा भी लें अपने। हाँ, बचाना ज़रूरी है। तो वो तो है ही नहीं। जब कमाई उतनी नहीं है तो आप बचाएंगे कैसे? तो मुझे लगता है रोजगार लोग इसके बारे में कह रहे हैं। और दूसरा, विजन किसने दिया है रोजगार का? ये मैं तो कह रही हूँ कि इस सरकार ने भी नहीं दिया है, विपक्ष ने भी नहीं दिया है कि हम इस तरह से चीज़ें ठीक करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो भी कह के तो आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरी देंगे। कहाँ, कब, कैसे, कहाँ हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये। वापस आते हैं मीडिया के ऊपर। आपने जब बात करी कि लोगों को अपने रोज़गार की बात और महंगाई की बात इसकी, तो मैं एक ग्राफिक देख रही थी।
जिसमें एक पूरी रील बनी है जिसमें ये बताया गया कि कैसे मीडिया 450 के सिलेंडर का जो डिपिक्शन था बार वो ऊपर था और 1100 का जो था वो नीचे था। तो ये जो झूठ है, मतलब ये बिल्कुल, इसको किस लेवल का झूठ कहा जाए, ये आंखों में धूल झोंकना कहा जाए, क्या कहा जाए कि जैसे आपने कहा कि 5-5 सीटें आई तो 12 सीटें हरियाणा में बीजेपी को मिल रही थी, 10 सीटें नहीं 12 से कोई चैनल 12 सीटें दे रहा था। बताइए। हाँ, वो एग्जिट पोल में, हाँ एग्जिट पोल में 10 सीटें हैं टोटल, लेकिन वो 12 दे रहा था बीजेपी को। इतना ओवर एंथुजियाज्म जब होता है तो ये वाला जो गड़बड़ झाला है और फ्रॉड है, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है? आप लोग अगर ये गलती कर दें, मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक से भी कर दे, तो आपके साथ क्या एक्शन लिया जाएगा या इसके लिए क्या तरीका होता है? ऑब्वियसली इंक्वायरी तो होती है और हम ये गलती नहीं कर सकते, और हम तो, हमारे लिए तो वैसे भी ये है कि हमको सबसे तेज़ नहीं होना है, हमें करेक्ट होना है। जी, हमारे लिए ये नहीं कहा है कि नहीं कि हमको फास्टेस्ट फर्स्ट टाइप कुछ करना है। हमारे लिए कि भाई आप जो भी लिख छापे टाइम, मतलब सही छापे, करेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसमें ह्यूमन एरर्स नहीं होते, ह्यूमन एरर्स होते हैं और गुंजाइश होती है, लेकिन वो इस किसी गलत नीयत से नहीं होता है, वो एरर हो जाता है कभी कभी, है ना। तो जल्दबाजी उसमें, लेकिन हमारे मैंडेट में या हमारे गाइडलाइंस में ये नहीं है कि आपको लाइक सबसे पहले सबसे फास्ट होना है, 1 मिनट में 100 खबरें। नहीं, ये सब नहीं। दूसरा, बाकी देखिए, इन मीडिया का भी मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई, सब टूथलेस हैं, मतलब कोई किसी के पास ऐसा कोई एक्शन लेने का तो कोई वो है नहीं। अगर फाइन वाइन भी लगता है तो 50,000, कुछ छोटा मोटा, जो इतने करोड़ों के बिजनेस हाउस, उनको क्या 50,000 रुपये, 100,000, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पता है कि मीडिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है विश्वसनीयता का नुकसान। कोई और नुकसान नहीं है। मगर विश्वसनीयता के बिना भी तो मीडिया चल रहा है, अब तो हमने देखा पिछले कई सालों से चल रहा है। अब मुझे तो ये नहीं भरोसा होता है कि, अब मुझे इस पे भी भरोसा नहीं है कि कैसे हमको लग रहा है कि लोग इनको देख रहे हैं या लोग इन पे विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए भी देखते हैं। आप फिल्में देखते हो, तो विश्वास कर लेते हो सारी फिल्मों पे, सारे एक्टर्स पे, सब जो भी उसमें किरदार होते हैं। आप रियलिटी शोज़ देखते हो, आप देखते हो एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत सारे चैनल्स को ऐसे देखा जाता हो जिस तरह से वो हल्ला गुल्ला होता है, वहाँ पे लोग बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देखते हो। आपको कितना विश्वास है हमें कैसे पता? ओपिनियन मेकिंग तो होती होगी, है बहुत सारे। देखिए, अब जैसे वही ये वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि अब बार बार आपके 100 बार एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़, एक ही बात, एक ही नैरेटिव घुसाया जाए तो आप एक बार विश्वास करने लगते हैं। ये वही एक चीज़ हो सकती है। तभी मैंने कहा कि जब आप एक ही, अगर आप कोई गरीब व्यक्ति, कोई संसाधन विहीन व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए इलेक्शन में और वो कहीं ना दिखे, तो वोटर को तो ये लगेगा ना कि यार इसको ये नहीं जीत पाएगा, इसकी नहीं है वो बात, है ना। वो जो दिख रहा है ज़्यादा ना, जिसके ज़्यादा वो मीडिया हवा है, उसकी हवा है, उसको ही दे देते हैं। ये फ़र्क पड़ जाता है ये सब होने से। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी क्रेडिबिलिटी है। लोग सेल्फी ज़रूर खिंचाते होंगे, जो भी आपको दिखता है टीवी पे, तो आपको सामने दिख जाएगा तो पक्का सेल्फी खिंचाते हैं। लेकिन क्या वो जाके उनसे कहते हैं मुझे आपकी वो रिपोर्ट बड़ी अच्छी लगी, आपने वो जो शो किया तो बहुत ही अच्छा था, मुझे लगा कि नहीं ये इसकी ज़रूरत थी हमको, इस देश को। ये इनाम नहीं मिलता है हमने तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कि होता होगा, ये इनाम नहीं मिलता। आपने कितने लोगों को, हो सकता है चलिए हमारा अपना एक सर्कल होता है, लेकिन फिर भी आप कहीं और जाके, अपने सर्कल से बाहर जाके लोगों से बात करिए। कोई आपको बताया कि नहीं मैंने उस एंकर का ये शो देखा था या ये प्रोग्राम देखा था, क्या आप देखा करिए उनको, कोई नहीं कहेगा आपको आगे। तो इसलिए ये भी चीज़ें हम एकदम से ना मान लें। भाई मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा तो पहला काम है डाउट करना जो जिस तरह से बता रहा है, तो मैं तो डाउट करती हूँ कि एक्चुअली लोग इतनी विश्वसनीयता इन पर रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि है। और अगर होती तो फिर आज आप ये सब नतीजे नहीं देख रहे होते। इतने भारी तंत्र के साथ भी, इतने मीडिया के सपोर्ट के बाद भी ये रिज़ल्ट है, आप ये समझिए। मेरे को बताइए कौन सा मीडिया में आज तक इतना अच्छा, मतलब इतना कुछ रिफॉर्म ला दिया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। वो 60-70% हो गया 90%, अगर मीडिया के लोग इतनी सुनते, इतनी मानते। वो तो जो उनको देखते हो प्रिविलेज क्लास, जाता भी नहीं है वोट देने। तो कहाँ है, क्या रिफॉर्म लाया है मीडिया? अब मुझे बताओ, तो क्या विश्वसनीयता उनकी? वो कह रहे हो कि नहीं जाओ जाके वोट करने, तो लोग चले जाते हैं बाहर। अगर वो कहें कि नहीं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो लोग छोड़ देते हैं। हरियाणवी आती है आपको? बिल्कुल किसी बात पे बोलूँगी अब, जैसे पर इस पे नहीं बोलूँगी, मतलब वो नहीं, मतलब। लेकिन बात यह है कि ना, जो कोalition गवर्नमेंट आ जाती है ना, उसका ये होता है कि
कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो मेन पार्टी होती है ना, उसके गोड्डे तले नाड़ आ जाए। गोड्डा मतलब आपका घुटना, नाड़ मतलब गर्दन, तो मतलब घुटने के नीचे ऐसे गर्दन आपने रख ली, है ना। अब जैसे आप थोड़ा चू चपड़ करोगे तो आप दबा दोगे। तो यहाँ पे जो कोलिशन गवर्नमेंट में ये एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मूथली चीज़ें नहीं चला पाते, गोड्डे तले नाड़ आ जाए आपकी, ये है इतनी। मैं कई दिन से यही बातें बोल रही हूँ, गोड्डे तले नाड़ आ गए भाई इनकी, अब कुछ नहीं है। हरियाणा की बिटिया जो है वो देश भर में झंडे गाड़ रही है। अरे कुछ हरियाणा में आसपास के लोग मिलने वाले वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, जो मुझे मिलते हैं वो तो अच्छा ही बोलते हैं। आपका अपने जो लोग हैं, कभी उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा जर्नलिज्म उतना अच्छा नहीं, हेलीकॉप्टर वाला नहीं है? यार नहीं, कभी भी नहीं। मेरे अपने मम्मी पापा तो कभी मतलब हमेशा ही वो इनकरेजिंग रहे, बचपन से ही बहुत रहे हैं कि हम कोई गंदी सी ड्राइंग भी बनाते थे तो मम्मी कहती नहीं बहुत अच्छी है टाइप। वो तो मम्मी पापा मेरे उस तरह के हैं। तो बाकी अपने आस पास मतलब मेरे अपने में तो किसी ने कभी नहीं कहा कि नहीं आपका वैसा नहीं है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जब आप टीवी पे आ जाते हो ना, तब उनको लगता है कि हाँ कि अब कुछ बात हो गई है। जब तक आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तब तो उनको लगता है अरे ऐसे ही है। जब आप एंकर बन जाते हो तो लगता है हाँ भाई हाँ, मतलब कोई रिश्तेदारों में थोड़ा सा ऐसा होता है, तो एक था। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ सब लोग बहुत मैच्योर हो गए मीडिया को लेके, उनको समझ आ गया कि भाई ये नहीं है, ये सब नहीं चल रहा है। वरना क्यों आपको फिर ये इतने सब डिजिटल यूट्यूबर सबको इतने क्यों फेमस दिखते हैं, अगर सब इतना ही चैनल का ही वो रहता। अभी भी है थोड़ा एक दीवानगी है टीवी की, टीवी पे आते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप जो टीआरपी के जो पेपर में देखते हो सही में वैसा ही है। मेरे पास मैसेजेस आते हैं टीआरपी रिपोर्ट्स के, जो मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं चैनल्स के, क्योंकि एक ज़माने में मैं चाहती थी, अब तो मैंने बंद कर दिया, तो अभी भी उनके टीआरपी के कि इस बार हमारा चैनल सेकंड नंबर पे है या फर्स्ट नंबर पे है। तो जो फर्स्ट नंबर वाले हैं उनसे तो हमारी जहनी वो भिड़ंत रहती है, तो पता है मुझे। तो ये एक कट थ्रोट है, मतलब हम तो मीडिया के अंदर से नहीं आते लेकिन हमारे पास भी आते हैं वो सब। अच्छा सर्वप्रिया, आप जर्नलिज्म में कैसे आई? क्या जर्नलिस्ट बनने निकली थी? हमें तो कुछ और पता है। नहीं, मैं तो डेंटिस्ट बनने निकली थी। मतलब मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी और जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, 1-2 महीने बाकी थे इंटर्नशिप ख़त्म होने में, तो मेरे पापा ने मुझे एनडीटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट का एक न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था, तो वो कटिंग उसकी दी थी उन्होंने। मैंने कहा कि देखो तुम इसमें अप्लाई करके देखो, कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे भी उस टाइम कोई ऐसा कुछ व्यू मतलब दिमाग में नहीं था कि इसके बाद क्या करना है इंटर्नशिप के बाद, क्योंकि मैं चाहती थी मैं गांव वगैरह में काम करना चाहती थी, तो सरकारी डॉक्टर बन के थोड़ा सा मेरे दिमाग में वही। मतलब आप डॉक्टर बन चुकी थी? हाँ, मतलब इंटर्नशिप 2 महीने में ख़त्म हो गई, फिर मैं डॉक्टर, मतलब हाँ मेरे पास डिग्री है, मतलब मैं पूरी डॉक्टर बन चुकी हूँ। तो मेरे को वही करना था कि गांव वगैरह में काम करना था। लेकिन तो मुझे उस टाइम तो खैर पता नहीं वही कब भर्तियाँ निकलेंगी, कब हम जाएंगे अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगा कि चलो एक अच्छी चीज़ है, नई चीज़ सीख लेंगे, तो मीडिया इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। मीडिया इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया, उसमें आप करने लग गए। उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो और दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि जर्नलिस्ट ही बनना है, तो फ़ीस थोड़ा मुश्किल होगी भरनी। उसके बाद तो बीच में फिर वापस ही आ गए। तो फिर मैंने कहा मम्मी छोड़ दो, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं अपना ये काम करूँगी ना, मुझे नहीं करना है। पर मेरी मम्मी को शायद लगा होगा कि कहीं मेरी बेटी का कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो जाए कि हम उसको नहीं करवा पाए ये चीज़, या पैसे की वजह से ये हो गया। पता नहीं वो बेचारी कैसे मैनेज उधार लेकर आई, और सुबह मैं उठी और डिमांड ड्राफ्ट मेरे हाथ में रखा कि नहीं तुम कर लो ये, कोई बात नहीं, करते हैं, देखा जाएगा। कोई अपने ऊपर प्रेशर मत लेना कि नहीं होगी, अगर जॉब नहीं लगेगी आगे डिप्लोमा होने के बाद। तो बस उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, अब मुझे नौकरी चाहिए, अब मतलब इट्स टू मच। यार इस देश में डॉक्टर बनने के बाद लोग जॉब और करियर बनाने की फिक्र करते रहते हैं, क्या कह रही हैं? बिल्कुल है, एक्चुअली सब सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप मतलब डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारी, अब इतने सारे, अब आप सोचिए, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। भाई बहुत महंगा होता है ये डेंटिस्ट वाला काम, तो मतलब बहुत पैसे खर्च होते हैं पेशेंट्स का ये। हाँ, तब तो महंगा है। तो अभी हमारे जितने दोस्तों की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, बड़ा अच्छा कमाते हैं वो, जिन्होंने अब टाइम से अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो अच्छा है। लेकिन बहुत इसमें भी वो हो गया है कि अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है हर तरह की उसमें, क्योंकि आपका हर जगह पे अब, तब तक आपको नौकरियां मिल रही थी जब तक कम लोग पढ़े लिखे थे। अब देखो अब ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो गए हैं, लेकिन उनकी नौकरी को साइड बाय साइड उसके बारे में काम नहीं हो रहा। नौकरियां खत्म भी तो की जा रही है ना। वही कि
और एडॉक पे, और इसलिए कि है ना कि इतने लोग निकल रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं मैं 20,000 से नीचे काम नहीं करूँगा क्लिनिक पे, है ना, लेकिन आपको 10,000 पे काम करने वाला भी मिल जाएगा। वही बात है ना। तो इतनी भी हो गई, ऐसे बहुत सारे, और सभी नौकरियों में ऐसा ही है कि अगर आपने वेज एक बना रखा है कि 15,000 रुपये आपका एक डेली वेज का वो है, मतलब महीने का आपको होना चाहिए मिनिमम वेज, लेकिन मिनिमम वेज अगर आप डिमांड करेंगे वो नहीं देगा, ठेकेदार को आपसे कम वेज वाला भी मिल जाएगा, मजबूरी। तो यही तो चलता है देश में कि भाई आप अपना हक भी आप मांगने लगोगे तो आपसे नीचे वाला कोई और आ जाएगा वो लेने के लिए कि भाई ठीक है। सस्ता श्रम कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही मैंने कहा कि उसमें गर्व की क्या बात है कि लोग जब ये बोलते हैं कि हमारे देश में सस्ता श्रम है और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं बाहर से आके यहाँ पे लगा लेती है ये सोच के कि हाँ सस्ता श्रम है। तो और सस्ता सिर्फ सस्ता श्रम की बात नहीं है, वो उसके अलावा उसमें कोई वो भी नहीं है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें कम से कम इनका तो ध्यान रखो भाई कि ये तो लोगों को मुहैया हो जाए। अब हम जब डेंटिस्ट में, हम जब सरकारी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो एक अगर दिहाड़ी मजदूर आ गया, वो बैठा है, तो उसका शाम तक नंबर नहीं आ रहा है, वो उस दिन की दिहाड़ी उसकी गई, अगले दिन वो आएगा फिर भी नंबर नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे दिन भी शायद गई। क्यों आएगा हॉस्पिटल में, बताइए मुझे, सरकारी हॉस्पिटल में। और यही हाल है, इससे बदतर ही हुआ होगा, अच्छा नहीं है। और उस टाइम तो मैं बताऊँ कितनी बुरी हालत थी, भीड़ तो हर जगह है, बहुत भीड़ है। आप सोचिए आरसीटी, जो आरसीटी आप कह रहे हो कि बहुत महंगी होती है आजकल, तो आप जाओ वो आरसीटी कराने के लिए अगर लोग आते थे 6 महीने बाद उनका नंबर मिलता था, और उनको एक पोस्ट कार्ड, क्या पोस्ट कार्ड खरीद के लाओ, अपना एड्रेस लिख दो, और जब आपका नंबर आएगा आपको पोस्ट कार्ड हम पोस्ट कर देंगे। ये हमने किया है सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ? जी, कि 6 महीने बाद उसका नंबर आता था आरसीटी करने का, ये हालत है। तो और ऐसा ही अगर अब हम जब रिपोर्टिंग में जाने लगे और हमने एम्स के बाहर से भी लोगों से बात की, कितनी रिपोर्ट की, तो लोग, किसी को बच्चेदानी का कैंसर है ना, उसका नंबर आ रहा है 1 साल बाद ऑपरेशन का, तो कह रही है 1 साल बाद मुझे पता ही नहीं मैं बचूंगी भी कि नहीं, ये होता है। और सोचिए कि जो इलाज उनको अपने वहीं आसपास में ही प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी उनके आसपास कहीं पे उनको मिल जाना चाहिए था, क्यों लोगों को बिहार झारखंड से फिर एम्स आना पड़ता है सब जगह से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो वो लोग यहाँ आते हैं, फिर यहाँ के नीचे सोते हैं, बाहर मेट्रो स्टेशन के बाहर सोते हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, नंबर कल आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता है, परसों पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये ऐसे रहती है दुनिया, मतलब ये देश में ऐसे लोग ऐसे रहते हैं। वो हमको जो मॉल्स में जो लोग दिखते हैं ना, उससे हमको लगता है कि नहीं ये तो इकॉनमी बहुत बढ़िया हो गई देश की, वो नहीं है। आप ये देखो, इन लोगों को बाहर जाके देखो, जिनको हम ऐसे ही गुजर जाते हैं गाड़ी में बिना अनदेखा करके कि हाँ कोई लोग यहाँ पे क्यों पड़े हैं, या इस पुल के फ्लाईओवर के नीचे क्यों सो रहे हैं, ऐसे है। तो वो हमने देखा है एक्चुअली। और तब भी दिमाग में हमेशा ये रहता था कि नहीं, इस देश को, मतलब मुझे लगता है कि वो रोटी कपड़ा मकान से बात आगे बढ़ गई। वो 50 साल पहले वो बेसिक्स थे जो लोगों को बेसिक ज़रूरत थी। आज के टाइम में लोग अपनी रोटी का जुगाड़ कर ले रहे हैं, किसी भी तरह कपड़े का जुगाड़ कर ले रहे हैं, चाहे छप्पर के उसमें सो रहे हैं, टीन के घरों में रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं। उनको चाहिए, उनकी बेसिक नेसेसिटी है हेल्थ, एजुकेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, ये है उनकी बेसिक नेसेसिटी। तो वो वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे काम करिए। वो कोई नहीं। आप सोचिए कितने कैंसर पेशेंट्स, आपके घर में भी, आपके आसपास कितने कैंसर पेशेंट्स को आप जानते होंगे। मेरे घर में तो 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी कैंसर से। तो आप सोचिए कितना एपिडेमिक टाइप ये एक हो गया है। लेकिन हमारे पास कहाँ है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट्स हैं, कैंसर के डॉक्टर्स कम हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी उस तरह की, ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ से वो डॉक्टर बनेगा, निकलेगा, फिर आपको चाहिए प्रोफेसर्स चाहिए कैंसर के ऑन्कोलॉजी पढ़ाने के लिए, फिर आपको डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए कैंसर्स के। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कौन, किसके पास विजन है ये सब बातें करने का, या समझने का, या इसके ऊपर कोई काम करने का? कौन करेगा? आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आप ख़त्म करके रिपोर्टिंग करिए, मंत्रालयों में ये सवाल पूछिए। हाँ ज़रूर, होपफुली। लेकिन वही है ना कि जवाब कौन देता है? जवाब ही तो देने बंद हो गए ना लोगों के। कहाँ है? आप आरटीआई डाल दीजिए, बड़ा मिलेगा आपको जवाब। कोई जवाब नहीं देता है। यही है, ये भी आरटीआई आपको एक बहुत बड़ा दिया गया नहीं, एक आपको बहुत मजबूत चीज़ मिली थी आरटीआई, सच बात है। इस सरकार ने तो ख़त्म कर दिया। तो कोई जवाब ही नहीं देगा तो आप क्या, उनका क्या गला पकड़ लोगे? कहाँ केस करते फिरोगे? क्या करोगे? और जब आपके अंदर ये इतना अविश्वास हो कि कुछ होगा नहीं, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है वो, जो मैंने उम्मीद की बात की थी ना, वोटर को तो उम्मीद ही होती है ना कि कुछ चेंज हो जाएगा। सबके पास उम्मीद ही है, हमारे पास भी उम्मीद ही है, हमें भी एक
जब तक हमें अपनी संस्थाओं में विश्वास नहीं होगा तो हम कैसे गर्व करेंगे किसी चीज़ पे। अगर मुझे लगेगा कि मैं कोर्ट में जाऊँगी और मुझे न्याय मिल जाएगा तो ही तो मेरे को लगेगा ना कि मैं अच्छे देश में रहती हूँ। मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी, मेरा नंबर आ जाएगा जल्दी टाइम से, तभी तो मेरे को विश्वास होगा मैं अच्छे देश में रहती हूँ। मैं जाऊँगी स्कूल में और मुझे अच्छा कोई टीचर अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा और मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग नहीं होगी, तभी तो मुझे लगेगा मैं अच्छे देश में रहूँगी। तो बाकी आप कैसे देश को, लोगों को कैसे गर्व कराओगे देश पे, अगर जब तक उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। कितने आराम से बहुत ग्लैमरस कपड़े और ग्लैमरस स्टूडियोज़ में बैठ करके जो देश के नामी ग्रामी पत्रकार हैं वो झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। आप जिन चीज़ों से, जिन ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपके अंदर इतने बड़े सवाल पैदा हुए हैं, और ये जो निराशा भी है, जो हमारे आम जन की निराशा है, जिसको आपने यहाँ पर भी जाहिर किया, मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ एहसास करने की बात है। खुद के अंदर एहसास जगा के रखे कोई तो बस उसी से बात बनेगी, वरना हमारे आसपास का पूरा तंत्र आपकी सारी मानवीयता और आपके जितने एथिक्स हैं उनको तोड़ने में लगा हुआ है कि आप भी एक दिन नज़रअंदाज करिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल, तभी तो 100 खबरें चलती हैं ना, एक सेकंड में एक खबर, दूसरी खबर, एक आपको याद भी ना रहे, 100वीं खबर पे आप पहुंच जाते हैं 1 मिनट में। क्या मतलब है उसका? आप एक एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे खबर को, और वो खबर नहीं है, वो नंबर नहीं है, वो लोग बीमार कर देता है, लोग हैं वो। हाँ, उनकी समस्या है वो। तो ये कैसे 100 खबरें, मतलब क्या अपडेट होंगे उन 100 खबरों में? मुझे तो समझ नहीं आता इतनी जल्दी आप एक स्टोरी को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। ओवर क्राउडेड बस खाई में गिरी, इतने मरे, बात खत्म। बस खत्म। कोई सवाल जवाब नहीं कि ओवर क्राउडेड क्यों थी, क्यों किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं था, ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी, कुछ नहीं। अभी एक टीचर ने हमसे सवाल पूछा इसी रिपोर्ट के दौरान कि एक कोर्स है जिससे वो कोर्स करके लोग शिक्षा मित्र वगैरह ये सब बनते हैं और ये सब है। अभी 2018 के बाद से भर्ती नहीं हुई थी। अभी मेरे ख्याल से हाल में 5 साल तक कोई भर्ती नहीं थी, लेकिन हर साल 2 लाख वो कोर्स करके निकल रहे थे। तो 2 लाख लोग क्या करेंगे? हर साल जो 2 लाख लोग निकल रहे हैं, तो आप कोर्स बंद कर दो भाई। लेकिन आप उन कॉलेजों में कोर्स बंद कैसे करोगे? वो जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े लोगों के हैं, जो चलते हैं, जहाँ फीस आता है, सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आपको पता है ब्रजभूषण शरण सिंह के भी तकरीबन 60 कॉलेजेस हैं। बिल्कुल है। और इससे से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छा, एक और मुझे सुनने को मिला जो महाराष्ट्र में। अभी देखिए, जैसे आजकल ये ईवीएम से पता चल जाता है आपको, मतलब ईवीएम के दौर में कि भाई कौन से वो गांव का से कितने वोट पड़े हैं, या क्या वोटिंग ट्रेंड रहा है किस गांव का, ऐसा होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक गांव के कई सारे लोग उसी गांव के पास के किसी एक कॉलेज में टीचर वगैरह थे या स्टाफ के तौर पे काम करते थे, ठीक है। अब जो जो वहाँ का मालिक हैं, उन्होंने बोला कि मेरा जो कैंडिडेट है ये एमपी वाला कैंडिडेट है, तो तुम्हारे जो सारे वोट है गाँव के भाई आने चाहिए, इधर आने चाहिए 100%। नहीं आए। उसने अगली बार जब एमएलए का कोई चुनाव था, पता नहीं सरपंच का जो भी था, अभी एमपी का भी नहीं पता मुझे, ये इनमें से कोई चुनाव था, जब अगली बार ये चुनाव आया एमएलए का, तो उसने कहा कि अगर इस बार तुम्हारे वोट नहीं पड़े तेरे गांव के, सबको नौकरी से निकालूंगा। उन जो लोग जितने स्टाफ थे अपने गांव में जाके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे थे कि सर हमारी नौकरी चली जाएगी, भाई वोट दिलाना, वोट देना, आए वोट। ये होता है खेल। वाह। जो ये पावर होती है। और हमको समझ नहीं आता ना कि कैसे ये लोग जिनकी इतनी चाहे उनकी बदनामी भी हो तभी भी कैसे इतने पावर में रहते हैं। ये पावर है पैसे की, ये पावर है। तो ऐसे चीज़ें चलती है। ये तो मैं महाराष्ट्र की एक बात बता रही हूँ। तो मैं तो कह रही हूँ लोगों को, वोटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जाति धर्म तो रखते हो, ये भी देखा करो कि इस अमीर को, कितने पावरफुल व्यक्ति को तुम अपने सर पे चढ़ा रहे हो, बिठा रहे हो, कि कल को कैसे तुमको नचा सकता, तुम्हारी वोट के लिए भी, मतलब तुम्हारी वोट भी मैनिपुलेट कर सकता हो ऐसे। यानी उसका स्कूल है, वहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ। वो उनका काम है ये जीते, सारे वोट उसको बिल्कुल अपने तुम्हारे गांव के सारे वोट पड़ने चाहिए मेरे कैंडिडेट को, जिसका मेरे को करवाना है बस, वरना तो ये होगा। तो ये होता है। यही यूपी का मॉडल भी है। अब ये मालूम मेरे को, तो जो सुनने में आया, जो लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने, ये तो ऑफ रिकॉर्ड बात है, हमारे पास एविडेंस ऐसे तो नहीं है कि नाम लेके हम बता दें इन्होंने ऐसे किया, लेकिन ऐसा लोगों के साथ ये होता है। ये है देश। मेरे पास जितने सवाल थे उससे ज़्यादा आपके पास जवाब थे, पता है। बहुत इतना कुछ था बताने के लिए आपके पास। इसलिए क्योंकि गए ना, लोगों से मिल के आए। हाँ, हमको यहाँ पे हाँ, बैठ के कैसे पता चलता है, लोगों ने कितनी चीज़ें बताई। मुझे तो पहली बार ही पता चला कि ये पैसा लेके वोट कैसे बदल देते हैं लोग, मुझे नहीं पता था पहले।
बेसिकली क्या होता है गाँव में, हम जैसे लोग बताते हैं ना पैसा बंटता है बहुत, लास्ट में आता है ये, मैंने कहा तो यार तो लोग पैसा ले लें, वोट ना दें, उसमें क्या है, मतलब लोग अपना वोट क्यों बदल देते हैं। तो बोलते नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे तो भाई आपको ऐसे धान हाथ में रख के कसम खिलाई जाती है, और गांव के व्यक्ति के लिए अन्न बहुत बड़ी चीज़ है, वो कसम झूठी नहीं खाएगा, पैसा दिया कसम खाई और वोट उधर पड़ता है। हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे कसमें खिला के लोग मतलब पैसा लेके लोग वोट कर देते हैं ऐसा। क्या करें, जब आपसे सब कुछ छीन लिया गया तो वो एक है ना कि अगर इंसान को आपने जेल में बंद रखा है और भूखा भी रखा है तो उसके जेल के ताले की चाबी और रोटी दोनों साथ में देंगे, वो रोटी प्रीफर कर लेगा उस वक्त। एक और स्टोरी हमने रिलीजियस कन्वर्जन पे की पंजाब में, आप ये सोचिए कि जी मैंने देखी वो, आप सोचो क्रिश्चियंस वाली। हाँ, तो आप रिलीजियस कन्वर्जन पे हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, लव जिहाद और ये और वो कई सारी चीज़ें लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें है ना, ढूंढते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, पर आप ये क्यों हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है आप लोगों के बीच में, इसलिए हो रहा है। उनको लगता है कि मेरे बच्चे जब क्रिश्चियनिटी आई होगी पंजाब में, मतलब खैर वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही थी, वहाँ पे आना धीरे धीरे लोग हुए, क्रिश्चियनिटी तो थी पहले से, लेकिन बहुत सारे लोग क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि चर्चेस जाते थे गरीब लोगों के बीच में, उनको वहाँ से लाते थे, उनको उनके बच्चों को स्कूल कॉन्वेंट वगैरह स्कूल मिलते थे, वो पढ़ पाते थे, है ना, वो जो आपको देने चाहिए थे उनको, जो स्कूल, जो अच्छी चीज़, जो वो बिना एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फील किए पढ़ सकते स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो उनको जो हाँ मिला वो चले गए, डिग्निटी और एजुकेशन के लिए वो चले गए वहाँ। तो आप ये सोचिए ना कि ये अपनी डिग्निटी के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने से किया। तो भाई लोग अपनी मर्जी से भी कन्वर्ट इन वजह से ऐसे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी तो ध्यान दो। सिर्फ वे नहीं कि लड़कियों को बरगला के ही कोई कुछ वो कर रहा है, ये कन्वर्जन्स की ओर आप इन पे क्यों नहीं बात करते। इसलिए ये ऐसी हमने ये सच्चाई दिखाई और हो रहा है, देखो कैसे लोग जा रहे हैं। और अब दूसरा, अब ये थोड़े इवेंजलिस्ट जो चर्च लीडर्स आ गए हैं, उनका तो बस पता नहीं वो कैसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ पे सब लोगों को बुलाते हैं, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में ये मिलेगा, ये है वो है, और लोगों को लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। पता नहीं कहाँ झारखंड कहाँ साउथ से लोग आते हैं पंजाब में, और उनको लगता है कि मेरे को बीमारी है तो हाँ यहाँ पे मैं आएंगे तो ठीक हो जाएंगे हम, इस तरह से चीज़ होगा। भाई गरीब आदमी कहाँ, उसको लगता है कहाँ मैं मेडिकल के या तो चक्कर काटूँ सरकारी के, या प्राइवेट में जाके, पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो वहाँ चले जा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, दोनों की बात है वहाँ पे। नाउम्मीदी और गुर्बत की वजह से लोग जो है आखिरी आसरा उनका भगवान होता है, और फिर जो भी भगवान के पास उनको ले जाए और उनका भगवान से काम करवा दे, क्योंकि नेता से तो काम करवा नहीं सकता। तो उनके पास मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा इजी है। हाँ, उनका एक्सेस वहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, आपके पास तो एक्सेस नहीं है, आपके पास कैसे आएगा। मंत्री से तो मिल नहीं सकता, MP से नहीं मिल सकता, MLA से नहीं मिल सकता, कहाँ है इतना इजी। ऐसी स्टोरीज आप करती रहिए। मैं इतनी बार मेरे दिल में, और वो सारी स्टोरीज़ ऐसे बिखर गई क्योंकि मैंने देखी थी आपकी सारी ये स्टोरीज़, और जब आपने ये सारी बातें बताई तो हमारे देश के नौजवान इस समय सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इतिहास में इतनी आत्महत्याएं नौजवानों ने कभी नहीं की। वो हमें त्याग रहे हैं, वो इस दुनिया को त्याग रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत भयानक बात है। अगर आप सोचिए तो ये दिल भर आता है कि सारी सियासत एक तरफ, लेकिन एक नौजवान आपको ठुकरा के चला गया इस दुनिया को। बिल्कुल। नौजवान लड़के अपने जुलूस निकाल रहे हैं बेरोज़गार दूल्हा बन करके कि हम बेरोज़गार दूल्हा हैं। आप ये देखिए, आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम है ना, वो बढ़ेगा अभी। और क्यों? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब इंसान के पास कुछ और नहीं होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी ही तो खोजता है। उसको वही चाहिए होता है कि उसके पास कुछ होल्ड करने के लिए कोई चीज़ हो। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर साहब हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर साहब हूँ, है ना, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर साहब हूँ, मैं बड़े बाबू हूँ किसी ऑफिस में। अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये रहता है। तो ये तो होगा ही, और ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो आगे। जितनी आपके देश में गरीबी बढ़ेगी, जितनी आपके देश में बेरोज़गारी बढ़ेगी, और एक आइडेंटिटी भी उसी तरह से लोग उसको और ज़्यादा उस पर एंकर करेंगे कि हमको ये करना है, तो वो तो हो गई। तो अब ये तो आगे बढ़ने ही वाला। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है इसको ठीक करने के लिए, अगर आप नहीं लोगों को समझा पाएँ कि
कैसे उनको अपनी लाइफ में आगे कैसे देखना, उनके भविष्य के प्रति उम्मीद ना जगा पाएँ। तो इसके लिए वाकई ये प्रॉपर थ्योरी है कि मटेरियल इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो इंसान को धर्म की तरफ ले जाती हैं। जब बेटा बीमार है और इलाज नहीं करा सकते, बेटी की शादी नहीं कर सकते, जब आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो आप फिर उस सहारे की तरफ एक अपने को बन बहलाने के लिए। देखिए, आस्था तो हमेशा रहेगी ना। धर्म वगैरह तो देखो अलग बात है, आस्था और धर्म में फ़र्क यही है कि आस्थाएं तो कभी भी नहीं जाएंगी। आस्था तो हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे आप कोई भी हों। तो आप कभी ना किसी पे विश्वास करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो अब माँ के स्पर्श पे फेथ करने लगता है ना, तो फेथ तो हमेशा ही रहता है, वो तो आप नेचुरल है आपके लिए। वो रिलीजन को आपने किस तरह से बना दिया है या उसमें क्या हो गया है, वही कह रहे थे कि उन्होंने जिन लोग जो खुद कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, उन्होंने खुद ही बोला कि चर्च जैसे कमर्शियल हो गया है, बाकी भी धर्म ऐसे कमर्शियलाइज हो गए हैं, उसमें आप क्या करोगे। अभी तो लोग धीरे धीरे फिर वो डेरे में जा रहे हैं अब, इसलिए हाँ, डेरे वडेरे सब कहीं तो उनको कुछ मिले कि मतलब जहाँ आस्थाएं इसी तरह से चले हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप उसको इतना कमर्शलाइज कर दोगे तो कहीं और पंजाब जाएंगे। में ये डेरों का कल्चर पिछले 2 दशकों से कितना बढ़ा है, और ये लोअर कास्ट जो वहीं पे है, लोअर बिल्कुल कास्ट है इसीलिए ही है, उनके बीच में। इसलिए ही है इतने ज़्यादा। बल्कि पंजाब में तो नशे का बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि इन डेरों में पता नहीं कैसे होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं नशा छुड़वा दे पाते हैं। देखिए, एक ये भी बात है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है नशे का। आप कई बार हैबिचुअल ड्रिंकर किसी लॉस की वजह से भी बन जाते हैं, किसी नाउम्मीदी से भी बन जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। किसी ने माँ खो दी, किसी ने पिता खो दिया, तब भी आप एज ए हैवी ड्रिंकर हो जाती, सब होता है। तो कई बार ये होता है कि जब आप आस्था या उसके पास जाते हैं, इस तरह के लोगों के पास, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कनेक्ट मिलता है, आपको कनेक्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कोई आपके सुनने वाला है, कोई आपको गाइड करने वाला है। जो साइकेट्रिस्ट के पास आपको जाना चाहिए था, आप वहाँ नहीं, आपको एक्सेस नहीं है पैसे या किसी भी वजह से, आपको वो एक्सेस है। हो सकता है वहाँ पे लोगों को ये लगता हो, लोगों के लिए चीज़ें छूट जाती हैं, फिर उसके बाद वो और ज़्यादा उनके प्रति आस्थावान हो जाता है कि नहीं, हम तो ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए, हमारा तो छूट गया, अच्छा हो गया, माँ बाप खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे का ये हो गया, भला हो गया। तो ये सब तो रहेगा, आप उसको बुनियादी तौर पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट है जो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाता है जो बाद में हमारा शोषण दोहन भी कर सकती हैं। बिल्कुल मिला करके बहुत शुक्रिया, ऐसे ही रहिएगा, कभी मत बदलिएगा, इसी तरह रिपोर्टिंग करती रहिए और इसी तरह साफगोई से, हिम्मत से और सादगी से। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जिस तरह आप अपने इंटरव्यू को उन लोगों को अप्रोच करती थी, जिस सादगी से, बहुत अनअज्यूमिंग तरह से कि आप कुछ नहीं हैं, आप उनसे बात करने आई हैं, सुनने आई हैं और उनके मसले को समझने आई हैं। ये इसीलिए हुआ जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये मानती नहीं थी, जो सब लोग कहते थे कि पूरा देश बदल गया है, नहीं बदला है। इसीलिए ऐसा हुआ कि आप अनअज्यूम, एकदम अनबायस्ड होके जाइए, जो उनको कहना है लेट देम टॉक। हिंदू मुस्लिम मिला कहीं? नहीं मिला, एक भी जगह नहीं मिला, एक भी जगह कोई ऐसे नहीं बोलता मिला कि ये, बल्कि मिला जो मैंने वो बताया, लेकिन वो उसके पक्ष में ही बोले। हाँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान तो ये हो गए हैं, ये हो गया है, हिंदू खतरे में। मुझे कोई नहीं मिला। मुसलमानों से भी बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, लखनऊ में कितने मुसलमानों, उनके जो अकबर नगर था, तो वहाँ पे जो लोग, वो जो कॉलोनी है, मतलब एक्चुअली मुझे उसके भी बारे में बात करनी चाहिए। बताइए। आप सोचिए कि ये एक बड़ा मसला होता है और ये इसके साथ ना लोग सहानुभूति जता नहीं पाते। जब भी कोई अवैध कब्जा होता है और उसको हटाने की बात होती है, और हम जब कहते हैं कि नहीं यार लोगों के घर टूट रहे हैं, गरीब लोग हैं, लोग ना कभी सहानुभूति नहीं करते कि अवैध है तो क्यों है, अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा। देखिए, अवैध कब्जा की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आप सोचिए, वो लोग 50-60 साल पहले वहाँ पर आए थे, वो एक नॉर्मल झाड़ी जंखाड़ी जंगल टाइप सी जगह थी, है ना, जहाँ पे मतलब कोई भी नहीं था, कोई घर वर कुछ नहीं बने थे। जो आज आप लखनऊ देखते हैं, फ्लाईओवर, सड़कें और पॉश इलाका, वो नहीं था। वो लोग तब वहाँ रह रहे थे, है ना। तो वो वहाँ रहे, उसके बाद धीरे धीरे वो सारी सरकारों ने उनको वहाँ पे बसने भी दिया, वहाँ पे सुविधाएं भी दे दी, वहाँ पे चलता रहा, उनका वो बनाया हुआ है वहाँ पे 60 साल से घर। अब चूंकि वो जगह एक पॉश इलाका बन गई है, क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर है, मेट्रो है, सब कुछ है, अब आपको वो लोग वहाँ ठीक नहीं लगते हैं, अब इसको हटाओ यहाँ से। आप ही की सरकारों ने वहाँ पे शिलान्यास किए हैं, वहाँ पे रोड दी हैं, वहाँ पे बिजली पानी सब कुछ दिया है, स्कूल खुल गए हैं वहाँ पे, इतने सारे अंदर प्राइवेट स्कूल्स, सब कुछ है। अब आपको क्योंकि पसंद नहीं आ रहा है कि यार ये चुभ रहा है, सिर्फ वो भी नहीं पसंद आ रहा है। अब हो सकता है कि भाई आप उसको हटा के फिर क्या करेंगे, आप किसी बिल्डर को दे देंगे, वहाँ पे बड़े बड़े घर बनेंगे, वहाँ पे वो फ्लैट, वो कई करोड़ों में फ्लैट बिकेंगे, क्योंकि पॉश इलाका है, स्क्वायर फीट पे। वो हो सकता है वो बिल्डर फिर पैसा कमाएगा, वो फिर चंदा पॉलिटिकल पार्टी को देगा, चलता रहेगा वही खेल। यही तो खेल है, यही तो हमको समझाना है और लोगों को समझना है।
तो आपको जो लगता है कि अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा ये आज नहीं है भाई, ये तो कब का हो गया है। आप सोचिए वहीं उसी साइड मैंने दूसरा जो दिखाया, जो कई किसान जिनकी ज़मीन ली गई थी, लखनऊ प्राधिकरण ने ली थी, उन लोगों को वादा किया गया था आपको मुआवजा ऐसे मिलेगा, आपको चबूतरा मिलेगा, ये सब मिलेगा। एक तो उनकी बहुत ही कम उस पर खरीदी गई। उन्होंने ही बताया कि किसी अमीर आदमी का जब कुछ कोई ज़मीन लेना होता तो इतने पैसे 14 रुपये स्क्वायर फीट पे ले लिया, हमारा 50 पैसे स्क्वायर फीट पे लिया। तो ये अंतर क्यों है? और अब हमसे लेके यहाँ पे किसी और को ही दे रखा हो, किसी और ने अपना अवैध कब्जा कर रखा, किसी और ये बंदे ने। और यहाँ पे जो आपने बनाया वहाँ पे तो कमर्शियल अपार्टमेंट भी बन गए, और उसके अलावा कमर्शियल वैसे भी चीज़ें बन गई। आपने लिया तो किसी और वजह से था, और हमको अब तक मुआवजा पूरा नहीं मिला है, अब तक हमें वो चबूतरे का वादा पूरा नहीं हुआ। जितना लड़ते हैं, 1 साल से बैठे हैं वहीं पर। एक किसान आंदोलन तो हमने दिल्ली में यहाँ पे देखा, लेकिन वो किसान भी वहाँ पे बैठे हैं 1 साल से। हज़ारों लोग वहाँ पे भी बैठते हैं रोज़, और सर्दी गर्मी धूप में बैठते हैं। तो किसी ने देखा नहीं, आपने देखा कभी? सुना लखनऊ में वो लोग बैठते हैं? हमने देखा, हमने दिखाया। तो ये लोग भाई, आप एक तो फिर वो, अगर सरकार अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी की ज़मीन अधिग्रहण करती है, तो आपसे कहते हैं ना कि मैं आपको ये दूंगा इसलिए आप मुझे ये दो, है ना। अब आपने ले तो लिया, और जो आपने वादा किया तो नहीं दिया, तो यानी कि आपने तो फिर अवैध कब्जा किया हुआ है खुद ही। बिल्कुल। तो सरकार का अवैध कब्जा नहीं है, लेकिन कोई गरीब को 60 साल पहले पता नहीं कि कौन से दादा परदादा किसने वहाँ पे आके वो घर बसा लिया, वो लोग वहीं पे धीरे धीरे पले बढ़े, फिर वहीं पे बसे रहे, सब हो गया, तो वो अवैध कब्जा है। वो अब आपको वहाँ पौष इलाके में अच्छा नहीं लग रहा, जब वो पहले तो था ही नहीं पौष इलाका। और अब या तो आप ये कहिए कि नहीं, ये तो पूरा सरकारी ही रहेगा, इस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा कुछ ना कुछ और बन जाएगा वहाँ पे। यही होता है खेल। और यह हम लोगों की भ्रष्टता ये है कि हम आदिवासियों तक के लिए कह देते हैं कि जंगलों में उनका अवैध कब्जा है, जब नेशन स्टेट बना भी नहीं था उससे पहले से, बताइए, जब ये कानून बने भी नहीं थे उससे पहले से वो वहाँ के वासी हैं और वो ज़मीनें उनकी हैं, लेकिन क्योंकि आपको उसके अंदर का खनिज चाहिए है। और आप देख ले कहीं पे भी जहाँ पे आपको खनिज चाहिए, वहाँ पे आदिवासियों का आसपास क्या ही हाल है। हाँ, कोई पूछता नहीं है जाके ये एक्चुअली जिन्होंने अपना इतना वो दे दिया है, अपना इतना जितने वो अमीर होने चाहिए थे, जितना उनके पास वो सब होना चाहिए, उनका क्या है? वही जो मैंने बताया लखनऊ में जो किसान जिन्होंने दे दिया भाई, जो कभी ज़मींदार थे, जिनके पास ज़मीन थी, आज वो घरों में काम कर रहे हैं वो लोग। हाउ ट्रैजिक। तो अब ये हम बोलेंगे तो हम तो नेशनलिस्ट नहीं हैं, है ना, लेकिन हाँ जो लोग आप राष्ट्रवादी सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध, हम तो नेशन बिल्डिंग पे ही तो बात कर रहे हैं। हम तो नेशन को बिल्डिंग करने पे, वो लोग जिन हम चाहते हैं उनका जीवन बेहतर हो। अब अगर आपका जीवन बेहतर होगा, आप कमाएंगे, जब तक आपके पास कमाई नहीं होगी तो आप खर्चेंगे कैसे? जब तक आपकी खर्चने की पावर नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? ये है ना बात। अगर 1% लोगों के खर्चने की पावर बढ़ाई जा रही है, तो यही बात है। तो इकोनॉमी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ना देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन जब तक आप उसकी खर्चने की पावर नहीं बढ़ाओगे लोगों की, तो तब तक वो कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? गैर बराबरी का सवाल केंद्र में है ही नहीं, बहुत सालों से हमारी डिस्कशंस के और समझदारी के केंद्र में नहीं रहा है। तो ये है, आप कितनी एनरिच्ड हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग से, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और करती रहिए, बस ऐसे ही करती रहिए, बदलिएगा नहीं, और ग्लैमरस स्टूडियोज़ और ग्लैमर के चक्कर में नहीं जाइएगा। डोंट ट्राई टू बी अ सेलिब्रिटी। वो तो हम छोड़ के आए ना, हेलीकॉप्टर हॉपिंग। हम तो एनडीटीवी में एंकर थे, हम तो छोड़ के ये करने लगे ना। एग्जैक्टली। बहुत मुबारक आपको, आपका जज्बा। थैंक यू शिवा जी, थैंक यू, बहुत मज़ा आया।